नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. First of all, let me introduce myself now. My name is Abraham Rishi. I am currently working as technical officer with DAK, Director Agriculture Technique. I have started my career as hydroponics specialist since back 2010. I was a fortunate guy to learn hydroponics from father of hydroponics himself. His name is Dr. Howard Rishi. And there is one more technology that we're going to discuss, which is called film farming. And I was fortunate enough to learn that technology from the inventor himself in Japan. He is currently in Waseda University as a visiting professor. His name is Professor Yushin Mori. You guys be at ease. You can ask me any question. You know, like friends. There's no burden. We all learn. With every passing day, we all learn. And would it be okay if I speak mixed, or you guys are comfortable at English only? Anything? I'm not criticizing anybody. ना अपनी यूनिवर्सिटी को, ना अपने कलीग्स को, ना मैं खुद भी बहुत साल तक धोखे में रहा. ये हमारी प्रॉब्लम है. तो बहुत सिंपल मिसाल है कि फर्टिलाइजर इज दो कोता लोगे से आता है. अश्विन राउंड पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिर किस परसेंटेज पोटेशियम कितना है? कैसे आप लोग निकालते हो? आप परसेंटेज निकालते हो? नहीं, पढ़ना नहीं है, निकालना है. नहीं, अगर आप एमओपी की बोरी पर जो लिखा होता है ना पोटेशियम क्लोराइड, उसमें लिखा होता है कि पोटेशियम कितना लिखा होता है 60%. इसमें 60% है, इसमें 52%. मैं आपको बताता हूँ कैसे. ये धोखा क्यों है, ये डिस्कस क्यों करना है. थोड़ा हमने अपने आप को शिफ्ट लाना है कुछ चीजों में. हमने मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बात कही आप लोग ब्लाइंडली उस बात को मानो. नहीं, खुद रिसर्च करो उस बारे में. पोटेशियम क्लोराइड में इसका मैं वेट निकालता हूँ कितना है 39.1 प्लस क्लोरीन कितना होगा, कितना हो गया टोटल करके दूंगे कितना हो गया 74.6. 39.1 डिवाइडेड बाय 74.6 करो. इतना ही है ना पोटेशियम मुझे इसमें 52%. अब वो क्या लिखेंगे K2O. ये O कहां से आ गया, फिर वो बनता है 60, लेकिन O कहां से आ गया. सिंपल एज ए केमिस्ट अगर मैं देखूं, मैं जब इस पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व करूंगा मुझे दो ही स्पीशीज मिलेंगी यहाँ पे. एक तो मिलेगा मुझे पोटेशियम, दूसरा मुझे मिलेगा क्लोरीन. ये O कहां से आ गया, ट्रिक ऑफ ट्रिक्स. और हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं. जब मुझे पोटेशियम कैलकुलेट करना है, यही चीजें मुझे हाइड्रोपोनिक्स ने सिखाई. जब मुझे पोटेशियम कैलकुलेट करना है, मुझे पोटेशियम करना है, प्लांट अवेलेबल फॉर्म कैलकुलेट करनी है, और वो है K पॉजिटिव. तो K2O मुझे कैलकुलेट. हाँ, बदकिस्मती से अगर लिटरेचर देखोगे आप, जितनी भी किताबें आज तक लिखी है K2O. इसी तरह से आप देखो P2O5. मुझे उसका क्या करना है, O5 कहाँ से आ गया. प्लांट अवेलेबल फॉर्म उसमें है, ये फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है H3PO4. एक H निकालिए H2PO4 नेगेटिव, फिर एक H निकालिए HPO4 डबल नेगेटिव. वो है प्लांट अवेलेबल फॉर्म. लेकिन हम लिखेंगे या लिटरेचर में भी, और हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों के जहन में जो भी सवाल आता है वो अभी पूछिए मुझे, और ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए. जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए और फिर सीखिए. ये हमारी प्रॉब्लम है. सर लेकिन जब हम देते हैं ना, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर बाग में अगर देना है, तो जब हम उसका कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर में हम तो वहाँ पे 52% नहीं लेते हैं उसको. हम आपने 52% ही नहीं. आप क्या करते हो, आपको धोखा है. कैलकुलेशन तो वही आएगा. लेकिन वो ट्रेडिशनली ऐसे होता है. आप K2O कैलकुलेट करते हो. क्या करते हो K2O. आप पैसा ज्यादा देते हो, लेते कम हो. आप समझ गए. जितने भी अपने बंदे हैं या आप लोग फार्मिंग के साथ हो, उनको समझाओ ये चीज गलत है. और आप एलिमेंट जो प्लांट अवेलेबल फॉर्म, वो आप फर्टिलाइजर में देखिए ना क्या है, वो क्या देगा. अभी मैंने समझाया आपको. KCl है ना इसकी फॉर्मूला, तो यही है. इसको डिसॉल्व करोगे, केमिस्ट्री तो अपने 11th 12th में तो पढ़ी है ना. वो देखिए जब वो डिसॉल्व करेंगे स्पीशीज कौन कौन सा देगा मुझे. तो एक K2O कहां से आ गया मुझे, ये चीज समझने की बात है.
इसी तरह जब आप कहते हो ना कि रेस्पिरेशन भी वहां होता है, जो मेजर रेस्पिरेशन जो आप यहाँ करते हो ना, जो मेरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, वो प्लांट में रूट लेवल पर होता है. तो जो अक्सर उसको एक छोटा सा रूट रॉट वगैरह ज्यादा. व्हाट्स द प्रॉब्लम? कारपेंटर्स इन दुनिया को लगा काल लगेगी तो दुनिया गई 4 दिन के बाद वापस आएगा. तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक कि एनिमेशन पे ध्यान न दे. ठीक है. तो यहां पे क्या होता है, प्लांट मेरा जो है फोकस करना वो फोटोसिंथेसिस के लिए है. किसके लिए? फूड बनता है. अब प्लांट जितना भी फूड बनाता है 40 to 50% फूड वो बेचता है रूट्स में. रूट से वो सेक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्सीडेंट्स. रूट एक्सीडेंट्स तो नाम सुना होगा. रूट एक्सीडेंट्स वो शुगर ही होता है, शुगर एंड अदर थिंग्स. वो किस लिए बेचता है, वो इतना क्यों करता है? मतलब उसने फूड बनाया, वो फ्रूट बनाता या अपनी बॉडी बनाता. लेकिन 40 to 50% जो उसमें बनता है लीफ में, वो कहाँ चला जाता है? रूट्स पे इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट्स. किस लिए? इन दो को खिलाने के लिए, इन दोनों को खिलाने के लिए. तो प्लांट मेरा हो गया ट्रॉपिक लेवल 1, बैक्टीरिया और फंगी हो गया मेरा. अभी प्लांट बेवकूफ तो नहीं है, ये इतना रूट एक्सीडेंट से इनको दे रहा, क्यों दे रहा? कोई तो वजह होगी. प्लांट को वापस सारे मिनरल चाहिए होते हैं. वो वही 2 चीजें, एक तो बैक्टीरिया और एक फंजी. फंजी को हम समझते हैं इसको ना, लॉजिस्टिक्स में इट वर्क्स एज लॉजिस्टिक्स इन सॉइल. ठीक है. मैं ज्यादा डीप नहीं चला जाऊंगा वहां पे. इन दोनों को देता और ये वापस क्या देते हैं उनको, जितने भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनको देता. अब अगर ये ज्यादा हो गया, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, उनको कंट्रोल करने के लिए ये चीजें हैं. सिलेट्स आपको वेट सॉइल में मिलेगा और फ्लाइला आपको ड्राई सॉइल में मिलेगा ज्यादा. अमीबा तो है. ये इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे हमें हमारी माइक्रो आर्थ्रोपोड्स आते हैं. उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें ये आता है. उसके बाद बर्ड्स आते हैं. लेकिन ये चीजें तब पॉसिबल है, हमें 2 चीजें स्टॉप करनी पड़ेगी अगर हमें जाना है वहां पे, जिसको हम एक्चुअल रिजेनरेटिव कहते हैं. हमें 2 चीजों पे जाना है. एक तो हमने जमीन खोदनी नहीं है, जीरो टिल करना. दूसरा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को कंप्लीटली बैन करना. 2 चीजें खास कर ध्यान रखो. तीसरी चीज, जो आप ये म्यूनिसिपल वाटर यूज करते हो वाटर सप्लाई का, वो आपने बंद करना. आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसमें पहले प्रोसेस करनी पड़ेगी. क्यों मैं ये कहता हूँ, आप लोगों ने कभी देखा कि हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई? पहले तो नहीं हुआ करती थी. म्यूनिसिपल वाटर इज वन ऑफ द रीजन. उसमें 2 केमिकल्स होते हैं. एक तो क्लोरीन, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्लोरीन डालते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील. और एक चीज होता है जिसको हम क्लोरामीन बोलते हैं, NH2Cl. क्लोरीन का अगर मैं किसी टैंक में रखूँ ना वाटर थोड़ी देर, किसी टैंक में अगर मैं वाटर थोड़ी देर रखूँ एक दिन के लिए, तो क्लोरीन इवेपोरेट हो जाएगा. लेकिन क्लोरामीन इवेपोरेट नहीं होगा. अगर आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उन 2 चीजों को यूज करना है तो उसमें आपको ह्यूमिक एसिड डालना पड़ेगा 1 ड्रॉप पर लीटर. वो उसको खत्म कर देता है उसके असर को. डायरेक्टली आपने नहीं करना, क्योंकि जितना भी जब भी लोग यहाँ पे हमने देखा एक रीसेंट शिफ्ट आया, वाटर सप्लाई तो हर के घर में है, किचन गार्डन बनाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स वहाँ भी हमारी शुरू, क्योंकि हमने वो जो सोशो माइक्रोबायोलॉजी जितनी भी थी वो सारी खत्म कर दी इन 2 चीजों से. इसका भी ख्याल रखना. तो ये था जियोपॉनिक्स. सर क्लोरामीन का क्या डिसएडवांटेज होता है? क्लोरामीन इट्स टॉक्सिक टू योर माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स द मेन. और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ना बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है. जब आप पानी पीते हो तो आपका जो एंडोफाइट्स, उनको एंडोफाइट्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो सारे खत्म हो जाते हैं. ठीक है. प्लीज नाउ लेट्स गो टू द हाइड्रोपोनिक्स. ये टर्म तो आपको समझ में आ गई. हाइड्रोपोनिक्स, इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट को आप मीडियम की जगह, सॉइल की जगह वाटर में इस्तेमाल करते हैं.
कहाँ पे? वाटर में। ये जरूरी है वाटर होना चाहिए। वाटर में क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो हम इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, उसमें इन ऑप्टिमम क्वांटिटी एंड इन ऑप्टिमम राशन, वो ख्याल रहे उसमें पहले ही मिक्स करते हैं, उसके बाद वो प्लांट्स को फीड करते हैं। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि फोर्स फीड है। ये होता है फोर्स फीड सिस्टम। आप बम्बार्ड करते हो रूट्स को, जो रूट्स होते हैं उनको आप बम्बार्ड, प्लांट को हमें पता है, रिसर्च से हमें पता चला कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए प्लांट को, नहीं टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए? आर यू श्योर? ये थ्योरी किसने दी थी? अर्नाल्ड स्टाउट। ओके, अग्रीड। अर्नाल्ड स्टाउट ने जो केमिकल्स इस्तेमाल किए थे जब थ्योरी दी थी, उसने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया होगा ना, किसी में एक चीज डाली, किसी में दूसरी चीज डाली, फिर वो किसी स्टेज पे आ गया, यहाँ पे फिर गड़बड़। उसने कौन से वाले साल्ट्स इस्तेमाल किए होंगे उस टाइम पर? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साल्ट्स कौन सी है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साल्ट्स कौन सी है अभी, जिनमें इंप्योरिटीज बिल्कुल कम हो? वो है एनालिटिकल ग्रेड। एनालिटिकल ग्रेड जो आप लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उस एनालिटिकल लैब की बॉटल को भी देखोगे ना, तो वहां पे भी इंप्योरिटीज आपकी लिखी होती है, क्रोमियम इतना है, लेड इतना है, ये इतना। तो मैं फिर स्टाउट और अर्नाल्ड की उस टाइम पर ये टेक्नोलॉजी, इतनी प्यूरिफिकेशन, ये जो हम आज कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे नहीं थी। मैं अर्नाल्ड और स्टाउट क्यों मानूं कि उतने एलिमेंट्स चाहिए, 16 ही चाहिए, मैं मान सकता हूं। थिंक अबाउट इट। अच्छा, कैडमियम हैवी मेटल है ना, हम कहते हैं ना हैवी मेटल है। आपको पता है जो वो सिलिकॉन है वो बन ही नहीं सकती कैडमियम के बाद, आपको वो चीज पता है? अच्छा, निकल भी है ना, वो हैवी मेटल है, हम अक्सर बातें करते हैं ना निकल हैवी मेटल। आपको पता है मेरा नर्वस सिस्टम एक सेकंड के लिए भी काम नहीं कर सकता अगर मेरी बॉडी का नाम। तो मैं अर्नाल्ड और स्टाउट की थ्योरी क्यों मानूं? We need all the elements in the periodic table except synthetic. Except? Yes, in optimum quantities. In optimum quantities. तो अब यहां पे चलते हैं। ये जो है ना हाइड्रोपोनिक्स, प्योर हाइड्रोपोनिक्स जो है, अब दूसरे पे आई। ट्रू हाइड्रोपोनिक्स मैंने लिखा है, दो ही है। आपने सॉइल की जगह वाटर को, उसमें आपने जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है वो उसमें डाल दिए और फिर आपने प्लांट्स उसमें ग्रो किए। लेकिन ट्रू हाइड्रोपोनिक्स जो अभी तक हुए हैं वो दो ही हुए थे। एक सबसे पहला वर्जन इनका था, एक था रॉक कल्चर और दूसरा है एनएफपी। रॉक सिस्टम क्या होता है? आप क्या करते हो, आप एक ट्रक बनाते हो, रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम को हम फ्लोट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम फ्लोट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम रेस वे भी बोलते हैं। इसके तीन नाम। आप क्या करते हो, एक ट्रक बनाते हो, एक ट्रक बनाया आपने, जितना भी आपको डेप्थ चाहिए एज पर योर प्लांट स्पेसिफिकेशन। आप ना जब भी हाइड्रोपोनिक्स से कोई टेक्नोलॉजी आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डोंट बी बाउंड कि उसने ये बनाया था 2 फीट वाइड, मुझे भी 2 फीट वाइड ही बनाना है। नहीं, वो आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग और कल्टिवेशन होना चाहिए, कि वॉकवेज प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना लंबा बनाओगे, कितनी आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये चीजें मैंने रेफरेंस के लिए लिखी है कि इतने इंच होनी चाहिए, लेकिन आप इन पे मत करो। एक ही मुद्दा है ना मेरी ये फैसिलिटी है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा? तो आप क्या करते हो, इसमें क्या होता है, सिंपली एक ट्रक बनाते हो। मान लीजिए मैं 8 इंच या 6 इंच इसको डीप बनाता हूं, ये वाला ट्रक मैंने बनाया, ये कमरा आप एक ट्रक ले लीजिए, ये 6 यहां से यहां तक मैंने 8 इंच का बनाया, और लेंथ इट डिपेंड्स आपकी जितने भी अवेलेबल फैसिलिटी है। इसको मैंने पानी से भर दिया। पानी से भरने के बाद क्या करता हूं मैं, स्टायरोफोम पता है, जिससे जो पैकेजिंग मटेरियल आता है ना, हम उसको स्टायरोफोम बोलते हैं। उसके हम क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। उन शीट्स का क्या करते हैं, उनको हम होल्स तब से सुराख किस तरह एट ऑप्टिमम, वो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप यू गोना ग्रो, कि कौन सी क्रॉप, अगर लेट्यूस ग्रो करना है या नाल फुल ग्रो करनी, 8 इंचेस इज इनफ।
ठीक है, उससे बड़ा अगर चिली करना है तो 14 इंचेस 15 इंचेस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये होल्स उसको बनाते हैं, इसमें हम नेट कप्स डालते हैं, उनमें हम प्लांट लगाते हैं और इसको हम सीधे यहाँ पे फ्लोट करते हैं। इट फ्लोट्स ऑन दिस, कहाँ पे? वाटर के ऊपर ये फ्लोट होता रहता है और जो रूट है वो पानी में डिप होता है। अब मामला ये है कि रूट को क्या चाहिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जितने भी आपके 16 या 18 या जितना पीरियड टेबल में है, और वाटर तो है, और भी एक चीज चाहिए ना, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन, विच इज इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? देखिए, आप लोगों ने जितने भी हाइड्रोपोनिक यूनिट्स देखे होंगे ना पूरे इंडिया में, सारे के सारे लेट्यूस ग्रो करते हैं। लेट्यूस को मैं मानता हूँ ये वीड है। जो भी नई ट्रायल या नई कंपनी आती है ना यहाँ पर, आपको लेट्यूस दिखाएंगे नहीं, उसमें सब कुछ ग्रो होना चाहिए। वो वीड है, वो ग्रो होता है, उसमें ऑक्सीजन भी कमी हो फिर भी वो ग्रो होता रहता है। इसके तरीके कैसे होता है हमारे, मतलब या तो आपने शेक करना है, एजिटेट करना है ना, तब जाके ऑक्सीजन मिलेगा, या आपने क्या करना है, आपने इसमें एरेशन पंप, जो एक्वेरियम पंप होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वैसे ही ये काम करता है। एक एक्वेरियम पंप लिया आपने, उसमें एयर स्टोन होता है यहाँ नीचे बॉटम पे, डिपेंड्स आपने कितनी बड़ी फैसिलिटी बनाई। तो एक पंप ले लिया आपने, ये पंप क्या करेगा, जितने भी एयर स्टोन है वो बॉटम पे रहेंगे। इसमें आपने जो पानी की बचत है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि स्पलवर तो कुछ बाहर तो निकलेगा नहीं, जो भी इस्तेमाल करेगा कौन करेगा, प्लांट करेगा। दूसरा फायदा होगा, जो ये स्टायरोफोम ऊपर आती है ये इंसुलेट करेगा वाटर को, इंसुलेशन का काम करेगा ना, सनलाइट तो नहीं पड़ेगी ना वहां पर, तो वो गर्म भी नहीं होगा ज्यादा, वो ऐसे ही रहेगा। तीसरी चीज ये है कि वीड्स भी नहीं आएंगी मेरी वाटर में, या एल्जी वगैरह भी नहीं आएगी। एल्जी ग्रो होती है ना, जब भी आप न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कहीं पर रखते हो फिर सनलाइट आ जाती है तो एल्जी आपकी ग्रो होती है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका कवर करता है, ऊपर सनलाइट को इनहिबिट करता है, तो एल्जी वगैरह का ग्रो होने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन ये पैसिव सिस्टम है और सबसे पुराना सिस्टम है, सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लीफी ग्रेन्स ही ग्रो कर सकते हो। और सीखने के लिए ये डिजाइन बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप बाद में ये कहीं नहीं जाएगा, आप मेरी बात सुनो, ठीक है ना। ये था हमारा, क्योंकि मैं इसको ट्रू हाइड्रोपोनिक्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसमें प्योरली जो मीडियम है वो मेरा वाटर है, जड़ें जो है वाटर में रहती है। दूसरा एक है हमारा, उसको कहते हैं NFT। समझ में आ गया कि और समझाना? वो बाद में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की, मैं आ जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ उसका, ठीक है। NFT वो एक पूरा 4 दिन 5 दिन का लेक्चर है, केमिकल रेसिपीज कैसे बनाते हैं। NFT न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, सेम सोल्यूशन सेम वाटर, उसमें जो प्री मिक्स्ड होता है जितने भी आपके 16 एलिमेंट्स होते हैं, वो आप क्या करते हो, आप चैनल बनाते हो। एक चैनल बनाई, इस चैनल में आपने स्टॉक किए रूट्स, ये प्लांट्स आ गए रूट्स, ये जो रूट्स हैं इनमें से एक थिन वाटर फिल्म मूव होती रहनी चाहिए, सर्कुलेटिंग, एक थिन फिल्म, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, एक थिन फिल्म रन होती है। जैसे आप लेते हो ना ये पाइप्स वगैरह का, तो यूट्यूब पे भी देखा होगा, उसमें क्या होता है, इंडिया का नहीं, ये उसको डीप वाटर कल्चर में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होती है, फिर वो फेलियर होता है, लाइट चली गई, फिर उन्होंने क्या किया, डीप वाटर उसको भर के रखते हैं। ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट फिल्म, एक थिन फिल्म जानी चाहिए रूट से, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और फ्लो रेट क्या रहनी चाहिए, 1 to 2 लीटर्स पर मिनट। ये कितनी थिक होनी चाहिए वाटर फिल्म जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, 1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं। जितना मोटा होता जाएगा वो पानी, अगर ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और फ्लो रेट भी अगर ज्यादा गया तो फिर फिल्म ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
और मैक्सिमम जो चैनल की आप डिस्टेंस रखोगे एक चैनल की या एक ट्यूब की, वो आप 30 मीटर से ज्यादा नहीं रख सकते, 100 फीट अप्रोक्सीमेटली, समझ गए ना? क्योंकि अगर आप 100 फीट से देखा गया है रिसर्च में आज तक, अगर 100 फीट से ज्यादा मैं रखता हूँ ना चैनल की, वो वाटर तो सर्कुलेट होता रहता है, फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइड्रोपोनिक मैंने पहले इसलिए वो चीजें डिस्कस की थी, ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू द रूट्स, ठीक है? और आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स हमारे सही है कि गलत है? वही तो आगे आप लोग पीजी हो, पीएचडी हो या कुछ आज तक तो बताया हो ना, कुछ तो होगा। रूट्स का कैसे मैं चलाऊं कि ये सही है, हेल्दी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, सेकेंडरी रूट्स को मुझे क्या करना है? यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स बनती नहीं है। एक जो आप सॉइल में हो ना, सॉइल में क्या बनता है? पहले कैप रूट सिस्टम बनता है, फिर वो फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ पे सारा न्यूट्रिशन, एवरी इंच काउंट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। हाइड्रोपोनिक्स में या किसी और कल्चर में आप जो भी उगाते हो, वहां पे कैप रूट सिस्टम का कंसेप्ट फाइब्रस रूट्स होता है, और एवरी इंच एवरी mm काउंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सपोर्टिव रूट्स बनते ही नहीं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा रूट सिस्टम हेल्दी है या वो हेल्दी नहीं है? रूट कलर, रूट कलर बिल्कुल वो जो है ना व्हाइट ऐसी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है तो थोड़ा गड़बड़ है, अगर येलो हो गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, अगर फिर ब्राउन या ब्लैक हो गया तो पूरा खत्म है। No, that's why your optimum medium is not optimum there. जो सॉइल में आप मीडियम जो कल्टीवेट करते हो वहां पर मीडियम आपका ऑप्टिमम नहीं है, उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं हो रही, ठीक है ना? इसी वजह से उन रूट्स का कलर हेल्दी नहीं है, इसी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम होती है, इसी वजह से आपकी इंसेक्ट डिजीज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे मैं मीडियम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये ऑप्टिमम है हाइड्रोपोनिक्स में, यहाँ पे कंट्रोल है मेरा पूरा, न्यूट्रिशन का भी। I haven't seen any soil in the whole valley which can be called optimum, except our forest, undisturbed forest lands. They are very healthy. My pine trees and all that fruit crops in the jungle, they are growing very well. Because the biology I was talking about, the soil food web, the rhizophagy, they are all there. The mechanism is there. The soil food web is there. Bacteria are there. Millions and billions of species of bacteria are there. Fungi are there. ठीक है ना? मैं अभी भूल गया था एक चीज उसमें डिस्कस करना, लेट्स कम बैक टू दैट। ये जो आपके बैक्टीरिया है ना, वो क्या काम करते हैं? एक तो वो देते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट, उसमें जंगल की बात करिए। दूसरा वो करते हैं ग्लू सिक्रेट, एक सिक्रेशन होती है, ग्लू होता है, ग्लू स्टिकी सब्सटेंस। उससे क्या होता है? जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनको बाइंड करते हैं, तो माइक्रो एग्रीगेट्स बनते हैं, ठीक है? देन कम्स द फंजी। फंगल स्ट्रैंड्स जो फैलते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रो एग्रीगेट्स को बांध के बड़ा बड़ा एग्रीगेट बनाते हैं। तो वहां पे तो एरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सॉल्व है। अगर आपकी फंजे है प्रॉपर, विच शुड बी मोर देन 80% इन द सॉइल एंड बैक्टीरिया शुड बी 20% और लेस। इसको हम फंगल बैक्टीरियल रेशियो भी कहते हैं, FB रेशियो। ये 5:1 इज द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर ऑर्चर्ड्स एंड वेजिटेबल्स। FB रेशियो वो होना चाहिए। हाँ, बैक्टीरियल हो खाली वो भी प्रॉब्लम है, फंगस होना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, कहाँ पे? ये थिन फिल्म, ये तो आपको पता चल गया न्यूट्रल फिल्म टेक्निक होती क्या है, समझ में आ गया? अभी जो हाइड्रोपोनिक्स इतना ही है, जो दो चीजें हमने डिस्कस की, नहीं इससे और भी ये राफ्ट का, ये मेरे हाथ में देख लो, ये देख रहे हो पिक्चर? नहीं वो वाला बैक नहीं, ये वाला, ये स्टाइरोफोम देख रहे हो? इट्स अ फ्लोट, ये फ्लोट है, इसको ऐसी ट्रॉप पे बनाया हमने, उस ट्रॉप में डाल के फिर लुक एट द रूट्स, आर दे सपोर्टिव? नो, दे आर अब्जॉर्ब रूट्स, वो अब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। और जो यहाँ राइट पे आप देखोगे, ये एनएफटी है, एनएफटी जो हमने बनाया था चैनल, ये पाइप है, चैनल वाला नहीं है, चैनल वाला थोड़ा होता है, मोटा होता है। दिस इज
I have grown everything there. Sir, what is difference between draft and NFT? Is it like NFT is vertical? No, it's not just vertical. आप इसका भी शेल्फ बना सकते हो. जो ट्रक है ना, जो मैं कह रहा था ये रॉक कल्चर. आप शेल्फ डिफरेंट बना दो. 6 इंची का हर एक शेल्फ का बना दो ट्रक. फिर आप उसको भी वर्टिकल ले सकते हो. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. NFT में मुझे प्रॉपर एरेशन मिलता है, जो एरेशन मुझे वहां नहीं मिलेगा. ये एलन कूपर था उसका नाम, जिसने NFT को पहले इस पर काम किया था. उसने ये डिजाइन दिया था NFT. इसमें मुझे ऑप्टिमम, जब मैं अपना फ्लो और वो थिकनेस ऑफ द फिल्म, न्यूट्रन फिल्म मैं ऑप्टिमम रखता हूँ. 1 सेंटीमीटर मैंने कहा 1 to 2 लीटर्स, वो प्रॉपर रहता है. तो आप कोई भी चीज उगा सकते हो. हाँ, यहाँ पे मैंने इसकी एक मॉडिफिकेशन की है. कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, वो हम नीचे डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर. Can we regulate the flow of water? अब रेगुलेटर्स वो अलग एक टॉपिक रहेगा कि जो डिजाइनिंग आपका इरिगेशन सिस्टम डिफरेंट आती है ना, वो इसमें ज्यादा से जैसे आपका ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ज्यादातर हम हाइड्रोपोनिक्स में ड्रिप सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं. एरोपोनिक्स में आप स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हो. ठीक है, ये दो चीजें हैं. हाइड्रोपोनिक का जो भी मेथड है आज तक वो ड्रिप सिस्टम पे ही चलता है सारा का सारा. फिर मैं ड्रिपर आगे लगा दूं, लेकिन मेन वही रहता है. और उसमें जो एरोपोनिक्स है उसमें मिस्ट सिस्टम रहता है, वो हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम. अगर वो दो चीजें आपको पता होंगी, आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर सकते हो. तो NFT में आपने देखा बेजल भी है, पुदीना भी है, इवन आपको परकिने agricultural lures का अलग कुछ में आपने लोग this takes at the back. टोमेटोज भी है. तो ये नहीं कि आप खाली लेट्यूस ग्रो करो फिर वो डीप बना दो जैसे कंपनीज बनाती है. वो ना पूरा पानी भर के रखते हैं. क्यों रखते हैं कि अगर पानी चला जाए थोड़ी देर, लेकिन उनको नहीं पता बाद में वो प्रॉब्लम आ जाती है. 1 घंटा अगर आप स्टिल वाटर में रखोगे कोई चीज रूट्स को 1 घंटा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा. Sir, have you grown medicine plants in hydroponics? आप ग्रो कर सकते हो. उस पर भी आए मैक्सो प्लांट्स पर भी आए. तो ये था हमारा नेक्स्ट. देखें क्या होता है. हाइड्रोपोनिक्स, जो ट्रू हाइड्रोपोनिक्स दो बताए. एक तो रॉक कल्चर हो गया, फ्लोटिंग मेथड, और दूसरा हो गया हमारा NFT, न्यूट्रन फिल्म टेक्निक. अब जो इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, इतना ही नहीं है. हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली अब एक ब्रॉडर टर्म बन गई है. अगर मैं डिजाइनिंग की देखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सॉइल. सॉइल को छोड़ के कौन कौन सा चीज मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो न्यूट्रल होना चाहिए. ये हमने देखना. बाहर के जो भी हाइड्रोपोनिक स्पेशलिस्ट या कंपनीज है वो क्या करती है, वो रॉकवूल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवल का इस्तेमाल करते हैं, पमिस का इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और परलाइट का इस्तेमाल करते हैं. ये रॉकवूल, पमिस, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये चीजें जो है ये मालूम है कैसे बनती है. ये वोल्केनिक रॉक्स, ये वोल्केनिक रॉक्स है सारे के सारे. ठीक है, लेकिन मेरा ग्रोवर कैसे अफोर्ड करेगा. मैं कनाडा से लाऊं ये चीजें या पीट मस लाऊं, अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता. मैं नहीं मानता कोई टेक्नोलॉजी मैं कनाडा से लाऊं या मैं अमेरिका से लाऊं फिर यहाँ पे करूं. दैट्स अ कंप्लीट फेलियर. आप टेक्नोलॉजी बना अपनी, आप इंडिजिनस लोकल सप्लाईज का इस्तेमाल करो. आप कल्चर मेथड्स पे आप इसके नाम देख सकते हो. ग्रेवल कल्चर है, रूल ऐसा रूल, बजरी जो है आपकी, आप बजरी को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ मीडियम, तो ग्रेवल कल्चर हो गया. ये हम नाम देते हैं. इसी तरह से आप कर सकते हो सैंड. सैंड इज फेवरेट ऑफ ऑल टाइम्स फॉर डेजर्ट्स. अगर आप देखोगे दुबई वगैरह अगर गए होंगे, वहाँ पे गल्फ में पूरे का पूरा सैंड कल्चर वहाँ पे आम है. इवन इजराइल इज कंप्लीट डूइंग सैंड कल्चर, क्योंकि सैंड को उनकी कोई फिक्र नहीं है. ये बेतहाशा है वहाँ पे. जैसे हमारे पास लैंड है, उनके पास सैंड है. उन्होंने ड्रिप लाया, ड्रिप सिस्टम लगा दिया, उनका हाइड्रोपोनिक ऑटोमेटिकली वो बन गया. इसी तरह से परलाइट है, व्हाइट होता है. ठीक है, लाइट वेट होता है. ये लाइट वेट भी होना चाहिए. मीडियम आप कैसे देखोगे कि मेरा मीडियम क्या होना चाहिए. मीडियम ऐसा होना चाहिए कि स्टिक ना हो एक दूसरे के साथ, पोरस रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए. अगर ये पानी नित्रावे पानी तत्व फ्री में तत्व at no point of time ये स्टिक गसून किया या ये कंपैक्ट गसून किया. That's the perfect medium for growing plants in any culture. इसी तरह से आपका रॉक वूल है. रॉक वूल जो आपने एक पे ये ग्लास वूल आता है ना हमारा,
ग्लासेस नहीं बनाओ तुम जितने कुछ रॉक वूल के स्विच तुम कर मॉडिफाई वो रॉक वूल बनाते हैं, लेकिन रॉक वूल में ऐसे नहीं छोड़ते, उसकी स्लैब्स बनाते हैं और उसके क्यूब्स बनाते हैं। इसी तरह से आप कौन साहब का कोकोपीट है, कोकोपीट हमारा इंडिया से ही है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्ता तो यहाँ नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडियन में ज्यादा होता है। और कोकोपीट में एक चीज खास कर ध्यान रखना है, आप अकेला कोकोपीट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम जो यहाँ आती है क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जहाँ ये उगता है वहाँ सॉल्ट, इसको पहले लीच आउट करना पड़ता है हमें 2-3 बार ताकि वो सॉल्ट्स बाहर निकले, फिर आप कोकोपीट को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज मैं शायद यहाँ भूल गया हूँ, वो है पीट मॉस। वो जो मार्शी लैंड्स होते हैं कनाडा में बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, वहां से आता है लेकिन आता है वहां, वो भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल एज ए मीडियम कर सकते हो। नेक्स्ट नहीं गड़बड़ है। हाँ, रॉकवूल कल्चर मैंने बताया, रॉकवूल स्लैब्स और यूज करना, इसका शीयर्स नहीं इस्तेमाल करना, ईंट वगैरह होती है लेकिन बड़ी स्लैब होती है, इसको ऊपर से कवर रखते हैं। मीडियम से ना कुछ पॉइंट्स पर क्राउन ओपन किया डायरेक्ट सनलाइट पे, इट शुड ऑलवेज बी, इट शुड बी नोटेड, इट शुड ऑलवेज बी कवर्ड। व्हाई? बिकॉज अगर मीडियम कुछ साथ ओपन रूल, अगर ये किसी भी पॉइंट पे आपने ओपन रखा, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो फुल होंगे ना उस वाटर में जो आप उसको दे रहे हो, सनलाइट अल्गल ग्रोथ आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वो जब भी आप कोई डिजाइन बनाना चाहोगे तो पहले उसका वो कवर का मसला, वो ये कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती है। सॉडस्ट नहीं, राइसल कल्चर, राइसल कल्चर के बारे में ये मैंने यहाँ पे इन्वेंट किया था एक्चुअली, इट्स माय पेटेंट। सॉडस्ट कल्चर, सॉडस्ट कल्चर जो है, सॉडस्ट कल्चर इट वाज नेवर माय फेवरेट क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आती है। एक तो इसमें वो कीड़ा आ जाता है जल्दी, दूसरा ये कंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। सॉडस्ट अगर आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपको सक्सेस उतनी मीडियम में नहीं मिलेगी। अच्छा, बाग अगर आप यूज करोगे नथिंग लाइक दैट, बाग भी बहुत अच्छा है लेकिन अकेला बाग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज कोकोपीट या परलाइट वगैरह आपको मिक्स करनी, क्योंकि बाग जो है ना एक्चुअली करते क्या, मैं जो भी मीडियम डालूं मुझे देखना कि कितने घंटे तक मेरे प्लांट को वाटर अवेलेबल रखेगा, 4 घंटे 5 घंटे। बाग अगर मैं खाली रखूं तो ये 1 घंटा भी पूरा नहीं चलेगा, इसलिए कोई मीडियम होना चाहिए तकरीबन 6 घंटे या 5 घंटे, उस मीडियम में उतना फर्टिलाइजर, उतना न्यूट्रिशन और उतना वाटर उसमें रहे, इसलिए बाग को अकेले कोई भी एक्सेप्ट ब्लैकवुड, ब्लैकवुड जानते हो, वॉलनट, हाँ दैट्स ब्लैकवुड, उसको आप कंपोस्ट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां जो फाइटो एलेक्सेंस होते हैं ना बहुत ज्यादा डेंजरस, दे इनहिबिट द ग्रोथ, उसको छोड़ के आप कोई भी बाग है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीट कल्चर जो मैं पीट मॉस, मार्शी वाला, ये कोकोपीट नहीं, वो पीट मॉस, ये ब्लैक कलर होता है पूरा होता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। इसी तरह से सिंथेटिक फोम्स है, उसको हम प्लास्टोपॉनिक्स भी फिर उन्होंने नाम दिया उसका, चाइना में ही ज्यादातर यूज होता है प्लास्टोपॉनिक्स, वो लोग क्योंकि प्लास्टिक्स के चैंपियन है वो कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं है जो हम बनती है, उन्होंने क्या किया, वो अब क्यूब्स भी जो वो ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं ना सेडलिंग के लिए, अब उन्होंने वही बनाया। तो स्पंज ना असल वो स्पंज जैसा होता है कुकी का, वो स्पंज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अल्गल ग्रोथ उनका होता है लेकिन वो लोग थकते नहीं है उसको साफ करते करते, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। एक तो प्लास्टोपॉनिक्स, इसको छोड़िए आप, और दूसरा मैंने जो आपको बताया था सॉडस्ट, ये 2 चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना। अब डिजाइन, आप बनाओ खुद डिजाइन फिर उसको नाम दो, मैंने पहले ही बोला था ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नाम दिया इसको उन्होंने। ए फ्रेम, एक सिंपल ए फ्रेम आता है, एक यहां से एक यहां से, जो चीज आपने अभी देखी, ये वाला, ये अगर आप देखोगे पूरे से एक साइड से ये ऐसे है, दूसरे साइड से ऐसे है, यहां से भी इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप्स आते हैं ऊपर तक, यहां से भी 5 स्टेप। इस ए फ्रेम से क्या हुआ, आपका वर्टिकल स्पेस इजीली यूटिलाइज होता है। ये है ए फ्रेम जब दो, लेकिन ये वाला ए फ्रेम जो है इसको भी मैंने मॉडिफाई किया, इट इज कास्केड ए फ्रेम बट कास्केड। कास्केड का मतलब अगर आप पूरा यूट्यूब पर देखोगे या इंडिया में भी देखोगे, एक साइड और 2 साइड से होता है, मैंने इसको 4 साइड से बना दिया, इसको हम कास्केड होते हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं ना नीचे, मैंने इसको वैसे बना दिया
ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो जाए। ये मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की थी। बैग कल्चर आपने क्या करना है, वो बैग्स आप देख सकते हो, ये मैंने शुपिया में लगाया था। बैग्स आप HDP बैग्स लाओ या खुद HDP पॉलिथीन, उसको एक छोटी सी मशीन आती है, 1000-1200 की मशीन आती है, जब आप पॉलिथीन को गार्ड करोगे आपस में वो आती है, या आपके पास ये HDP बैग्स है लेकिन इनका एक ही सीजन निकलेगा। अगर टर्पॉल वगैरह का हो ना, जो HDP वो होता है हैवी ड्यूटी, वो आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें 4-5 साल, जो वीड मैट आता है हमारा, उसमें 4-5 साल तो निकल जाते हैं। लेकिन ये अगर इजीली अवेलेबल हो, अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप HDP बैग्स को, इनको मैंने क्या किया, राइस हल भर दिया इनमें, और राइस हल को मैंने मीडियम बना दिया। राइस हल एक्चुअली मेरा आइडिया आ गया, इट्स रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता और ये काफ़ी पोरस होता है, और हमारे यहाँ इसको फेंक देते हैं या जला देते हैं। बट सर वो वाटर रिटेन नहीं करता है। वाटर रिटेन नहीं करता है, लेकिन करता है उसमें एक मिक्स, आपको कोकोपीट 10 to 15% आप उसको मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं प्योर राइस हल भी इस्तेमाल करता हूँ। So actually I have got a seedling which was grown in rice mulch, no? अच्छा, आपने ट्राई किया था? मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने गाजर दी थी सीडलिंग रोज की। हाँ जी। फिर सर उसमें से राइस हंसता, बट वो वाटर रिटेन ही नहीं कर रहा। नहीं, एक्चुअली पहले आपको फ्रीक्वेंट इरिगेशन देनी पड़ेगी। जैसे आप सीडलिंग्स नए लगाते हो ना कहीं पर, आफ्टर शॉक होता है, खासकर अगर आपने बेयर सीडलिंग ली हो, अगर प्लग हो तो उसमें आफ्टर शॉक का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उसमें रहता है रूट मास एक्टिव होता है। लेकिन अगर आपने कहीं से फील्ड से वो सीडलिंग ले ली, वो बेयर रूटेड होगी, उसमें जो ऑब्जॉर्बिव रूट्स और रूट हेयर्स वगैरह वो सारा जड़ गया होता है, तो उसमें आफ्टर शॉक लगता है। इस वजह से उसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन कम लेकिन फ्रीक्वेंट चाहिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, प्रॉपर जो राइस हल है इसमें थोड़ा सा या तो आप कंपोस्ट मिक्स कर सकते हो 10 to 15%, बट इट शुड बी थर्मोफिलिक कंपोस्ट। लेकिन तब वो हाइड्रोपोनिक्स नहीं आ गया आपका, सॉइल कल्चर आ गया लेकिन हाइड्रोपोनिक्स नहीं आ गया, तभी बायोपोनिक्स, अगर आपने कंपोस्ट डाल दिया तब वो बायोपोनिक्स बन गया। ठीक है, या आप कोकोपीट का इस्तेमाल करो, अगर आपने न्यूट्रिएंट केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है तो कोकोपीट डाल दो उसमें 10 to 15%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर इसका एरेशन जो है प्रॉपर। हाँ जी, नहीं, FIM डायरेक्ट यूज नहीं करना होता, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। कंपोस्ट, थर्मोफिलिक कंपोस्ट, थर्मोफिलिक कंपोस्ट जानते हो क्या होता है? नहीं, थर्मोफिलिक कंपोस्ट होता है, मेसोफिलिक पता है? बायोलॉजिकल कंपोस्ट तो पता होगा ना, जिसको बायोलॉजी डिकम्पोज करे। एक होता है जो हमारे यहाँ पे अब वो कंपनीज आ गई है, वो एक फर्नेस सा बनाते हैं, फिर उसको जला देते हैं, दैट्स ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन, वो डिकम्पोजिशन नहीं है, उसमें जितना भी मटेरियल होता है वो चला जाता है। हमें चाहिए बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक तो मेरा ये मॉइस्चर रहना चाहिए, दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सा मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया। मान लीजिए आपका वुडी मटेरियल भी होना चाहिए, जो ड्राई मटेरियल, आपका फ्रेश ग्रेन वेजिस का मटेरियल भी होना चाहिए, और आप काउडंग जो FIM कहते हैं, वो एक्चुअली हम कंपोस्ट में एज अ स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, एज अ स्टार्टर यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा अच्छा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो बैक्टीरियल स्पीशीज खत्म हो गई है, फंगल स्पीशीज, आप अपने लोकल जंगल में जाओ, बिकॉज दीज बैक्टीरिया दे आर लोकेशन स्पेसिफिक, वहां से इतना 1 पिंच लेके आओ, उसको इनॉपरेट करो। थर्मोफिलिक कंपोस्ट में क्या होता है, उसमें एरेशन काफी होना चाहिए। अगर एरेशन है, फिर वो प्रॉपर मटेरियल आपका है, ये वुडी मटेरियल, वुड चिप्स वगैरह हो या लीव्स, ड्राई लीव्स हो, और ग्रीन भी है, एक तो CN रेशो कंप्लीट रहेगा, दूसरा बायोलॉजी ग्रो होगी। जब बायोलॉजी ग्रो होगी उससे क्या होगा कि हीट विल जनरेट, और ये ट्रेमेंडस हीट जनरेट होती है पहले 5-6 दिन। उस हीट से क्या होता है, वो तकरीबन 130 डिग्री तक चला जाता है। उसको जब 130 डिग्री तक चला जाता है, 135 भी टच होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक कंपोस्ट। उससे मेरा मेन फायदा है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैड गाइस होंगे, जिनसे बीमारी आती है, वो सारा दफा हो जाएंगे उससे। वो थर्मोफिलिक कंपोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो सिंपल है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हाँ, कंपोस्ट या कोकोपीट, अगर आपने कोकोपीट लगाना है, यहाँ पे मैंने कब कोकोपीट यूज किया था, इट इज प्योरली हाइड्रोपोनिक, क्योंकि हाइड्रोपोनिक रेसिपी ही मैंने इसमें केमिकल फर्टिलाइजर रेसिपी इस्तेमाल की थी। इसमें अमेरिकन केल है और हमारा फूल गोभी था। इसमें बैग लाया, बैग में आपने मटेरियल भर दिया, राइस हल आपने 20% या सॉरी राइस हल आपने 80-85% भर दिया,
बाकी 15% आप किससे करते हो, कोकोपीट से, ताकि थोड़ा कैपिलरी एक्शन बढ़ जाए। और फिर आपने सीडलिंग्स लाई, फिर मैंने यहाँ पे इसको ड्रिप लगाना था, मैंने ड्रिप नहीं लगाया ना, मैंने एक बंदे को लगा दिया, उसको मैंने टैंक में रखा था न्यूट्रिएंट मिक्सचर। पहले आप भी कर सकते हो, अगर उतना बजट आपके पास नहीं है तो उसको मैंने न्यूट्रिएंट रेसिपी बना के रखी थी। वो दिन में 2 या 3 बार उसको पानी दे देता था मग से, बंदे अवेलेबल थे। अगर आपके पास अभी मतलब बाद में जब पैसा आएगा आप बड़े बड़े वो सपने भी देख सकते हो, लेकिन पहले ये चीजें कुर्बानी देनी पड़ती है कि हाथ से भी काम करना पड़ता है। ये और एक डिजाइन है उसका, इस पर भी डिस्कस करते हैं। सैक कल्चर, ये भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सैक वर्टिकल स्पेस थी मेरे ग्रीन हाउस का, नीचे तो हम ग्रो करते थे, अब उस वर्टिकल स्पेस को मैं जाया नहीं होने देता। मैंने 2 मीटर्स लॉन्ग सैक्स बनाए, 6 इंची इनका मैंने डाया रखा, पॉलिथीन के सैक्स बनाए। अगेन द सेम मशीन जो पॉलिथीन 300-400 का आया था मार्केट से, उसको क्या करना है कि इसमें भी सेम जो मैंने बैग्स में बना था वही मैंने सैक्स में भी बना, द सेम कंपोजिशन, राइस 80 to 85% और 15% क्या, कोकोपीट। फिर आप देखोगे मैंने इसको टाइप किया बीच में, ये टाइप इसलिए किया है, इसको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया, क्योंकि जब 2 मीटर लंबा कोई चीज जाएगी, जब भी आप कोई डिजाइन बनाओगे, कोई मेरा सिविल इंजीनियर का यहाँ पर बंदा था आप हो ना, तो पहले ही ये चीजें जहन में आती है कि कंपैक्शन होगी कि नहीं, 2 मीटर से मैसिव, तो इतना फिर ग्रेविटी भी इफेक्ट करेगी, तो वो कंपैक्शन को कम करने के लिए मैंने इसको सेक्शंस में बांध दिया ताकि कंपैक्शन ना हो जाए। एवरी सेक्शन में मैंने 4-4 से 5-5, 8-8 प्लांट भी लगाए, तो मेरा जो है वो मल्टीपल टाइम्स इसका आ गया लेट्यूस, ये बीच स्पिंच मैंने इसमें लगाया था पालक पर। अगर आप ऐसे डिजाइन में कहीं पे स्ट्रॉबेरी लगाओगे ना, तो जो आपका वो 150 स्क्वायर मीटर से कम 10 से 12 लाख आप कमा सकते हो स्ट्रॉबेरी से। मेडिसिनल प्लांट्स का तो मुझे नहीं पता, आप इसमें ये और ये दोनों चीजें आपके मेडिसिनल प्लांट्स के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी एरेशन का कोई मसला नहीं आएगा। चाहे आप लवेंडर ग्रो करो, रोजमेरी ग्रो करो, मैरीगोल्ड ग्रो करो, और वो क्या है सूर्यलापा कहते हैं उसको, पोटियस, वो आप ग्रो करो। हाँ जी, हाँ सॉरी, वो आप आराम से ग्रो कर सकते हो। कोई ये आपका परफेक्ट है। परलाइट, पमेस, वर्मिकुलाइट वो बाहर से मंगवाओगे फिर उतना पता भी नहीं चलेगा, उनको भूल जाएंगे। राइसल आपका यहाँ पे बेताशा मिलेगा, अभी जाके जाओ वो आप करो, फार्म से लेके आओ। इवन हमारी राइस मिल्स है ना यहाँ पे काफी, उनके पास भी होता है, वो आप लेके आओ। आप मतलब मिनिमम बजट आपका लगेगा, इट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड, हाँ वाटो बकेट्स। वाटो बकेट्स एक्चुअली ये एक फ्रेंच था जिन्होंने इसको बनाया था। बकेट लाए, बकेट में फिर मटेरियल भरा, या क्या भरोगे, वो लोग क्या भरते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, पमेस, परलाइट, ठीक है, ये चीजें। हम क्या भरेंगे यहाँ पे, जो है राइसल और कोकोपीट। हाँ, अगर आपके जहन में आप जब रिसर्च करते रहोगे कोई ऐसा मटेरियल आता है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कॉलम कल्चर, ये एक कॉलम बना, पाइप है ना, पाइप को खड़ा करते हैं, जैसे मैंने सैक बनाया, कॉलम बनाना है, एक बड़ा सा कॉलम बनाना है, उस पाइप को हम डिफरेंट जगह होल करते हैं प्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग होल्स करते हैं, और फिर उसमें हम मटेरियल से भर देते हैं, लेकिन उसमें कंपैक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, अगर आप क्या करोगे, आप दूसरा मॉडिफिकेशन, अगर आप प्योर हाइड्रोपोनिक्स जैसे एनएफटी बनता है हमारा, उसमें आप क्या करोगे, वो एक टाइप ऑफ पैसिव एरोपोनिक टावर भी बन जाएगा। ये आपका पाइप है, ये आपने मान लीजिए प्लांटिंग होल्स बनाए इसमें, ये 4 साइड से आएंगे, 4 साइड से आ जाएंगे ना कम से कम 4 साइड्स। अगर 6 इंची पाइप हो, 6 इंची पाइप इज द बिगर वन, तो इसमें 4 साइड से आप प्लांटिंग पैनल, प्लांटिंग होल्स बना सकते हो। मीडियम से अगर मैं इस पाइप को भर दूंगा तो कंपैक्शन तो जरूर होगा, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक जैसे एंड कैप होता है, वो यहाँ पे एक शीट, प्लास्टिक की शीट लगा दूंगा मैं ऊपर मैं एक प्लास्टिक की शीट लगा दूंगा, एक ट्रक से बना दूंगा मैं,
एक ट्रफ सा बनाऊंगा इंटरनल, ये इतना, मान लीजिए 5 इंचेस है। मैं ड्रिप ट्यूब लाऊंगा यहाँ पे, या फैक्ट्री ट्यूब लाऊंगा यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब ये पानी कैसे जाना चाहिए, मुझे डिजाइन कैसे करना है कि जहां जहां प्लांटिंग पैनल उसी लाइन पे मेरा पानी रूट्स पे गिरना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? मुझे डिजाइन कैसे करना है, ऊपर से एक ट्रक बना दिया ना आपने, एक बेसिन सा बना दिया ऊपर आपने, 5 इंची का डेप्थ रखा, उसका पानी उस पे पड़ गया पहले, लेकिन अब जो पानी है वो डायरेक्ट वॉल से नहीं आना चाहिए क्योंकि स्पिल आउट हो जाएगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा। मुझे जहां जहां पे, अगर इसके रूट्स में देखो वो यहाँ पे होंगे रूट्स, क्योंकि रूट्स तो अंदर रहेंगे पाइप में। तो मुझे इसको क्या करना है कि यहाँ पे मैं सुराख कर दूंगा बिल्कुल जो इन लाइन विथ दिस रूट्स होगा, तो यहाँ से ड्रिपिंग होगी इस पर, और यहाँ से भी, यहाँ पे दूसरा सुराख करूंगा मैं, 2-3 सुराख छोटे छोटे इन लेस देन 1 mm, वो इन पे ड्रिप करता है। ये एक आपका जो पैसिव एरोपोनिक टावर होता है, जिसको एरोपोनिक टावर अभी बाजार में आप देख रहे हो, वो ऐसे ही काम करता है। ऊपर से आपने बना दिया वो बेसिन सा, प्लांटिंग होल्स आपने चारों साइड से बना दिए, लेकिन एक लाइन में रहती है ना, नीचे से ऊपर तक सारी एक लाइन में रहती है। तो जो होल मुझे इस ट्रक में करने हैं वो मुझे इन लाइन विद दिस रूट्स, इन लाइन विद दिस प्लांटिंग होल्स करने, क्योंकि मुझे चाहिए पानी खाली रूट्स पे, वॉल पे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं वॉल पे तो स्पिल ओवर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी, मुझे रूट्स टच होने चाहिए बीच बीच में। इसको आप 5 मिनट दे सकते हो, 15 मिनट आप बंद कर सकते हो मोटर को, ऑटोमेटिक टाइमर पे। ये होता है कॉलम कल्चर, समझ गए? ये अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनएफटी था हमारा। उसके बाद है हमारा सैक कल्चर, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। उसके बाद है बेड सिस्टम। बेड सिस्टम नॉर्मली जैसे हम बेड बनाते हैं फील्ड में, आपने बेड बना दिया सीधा, ऊपर से ड्रिप लाइन बिछा दी, उस ड्रिप में जो कनेक्ट आपने किया मोटर, जो टैंक में आपने सारे वो केमिकल्स आपने मिक्स कर दिए और फिर वो उसमें डाल दिए और फिर वो देता रहेगा थ्रू ड्रिप सिस्टम। ये जैसे ड्रिप सिस्टम काम करता है। बेड आपने बना दिया, आप बेड बना दो, एक पॉलीथीन लानी, एक पॉलीथीन लाना है। मान लीजिए ये एक फील्ड है, मैं पॉलीथीन बिछा दूंगा पहले, पॉलीथीन के ऊपर मैं मटेरियल बिछा दूंगा, लेकिन कौन सा मटेरियल, हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, सॉइललेस कल्चर की बात करें, इसको इसलिए सॉइललेस कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, सॉइललेस कल्चर, परलाइट लाया, राइसल लाया, इसको ऊपर बिछा दिया, ये 2 फीट बना दिया या 1 फीट बना दिया, ये बेड मैंने बना दिया। ठीक है, ऊपर से क्या करना है, उसको नहीं कवर जरूरी करना है, जो मैंने पहले बताया था, ताकि सनलाइट, और सनलाइट में और भी एक चीज होती है, उसमें रूट्स ग्रो नहीं होते, इनहिबिट होते। तो उसके बाद कवर किया, उसके बाद एक ड्रिप लाइन ऊपर से बिछा दी मैंने, जहां जहां पे प्लांटिंग होल वहां पर मैं ड्रिपर लगा दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फीड करता रहे। ये जो आप कमर्शियल यूनिट बनाओगे फील्ड में, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, या आपको बेंच पे करना पड़ेगा या आपको नीचे फ्लोर पे करना पड़ेगा। एब एंड फ्लो मेथड, एब एंड फ्लो मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे सीडलिंग्स के लिए ज्यादा बेटर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, जो रॉफ्ट कल्चर में मैंने ट्रप सा बनाया था, बिल्कुल वैसे ही ट्रप बनाना है, लेकिन उसको मैं सीधा ऊपर से पानी से भर देता था। एब एंड फ्लो में क्या होता है, मैं यहां पे पाइप अटैच करता हूं, एक मोटर अटैच की यहां से, ठीक है, तो ये है मेरा, मान लीजिए वाटर रिजर्वर, यहां पे ये रिजर्वर, एक टैंक, मोटर खींचा पानी, मैं नीचे से भरना शुरू कर देता हूं उसको। एब एंड फ्लो में क्या करता हूं, बेसिन था, ऊपर से नहीं, नीचे मैं पाइप अटैच करता हूं बॉटम पे, ताकि पानी नीचे से चला जाए। इससे मेरा एक फायदा होता है, आप बता सकते हो क्या फायदा होगा? जब मैं नीचे से पानी भरता हूँ ना इस बेसिन में, इसमें मैंने मटेरियल भरा है, मान लीजिए कोकोपीट, रॉक वूल, जो भी है वो आपने भर दिया। अब पाइप से मैंने क्या किया, मैंने पानी नीचे से बॉटम से भर दिया, फिर मैं यहाँ पे एक वैल्यू रहता है मेरा, इसको मैं बंद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पानी को ड्रेन भी करना है ना वापस, तो वो वापस मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। एक वैल्यू रखा है यहाँ पे, ये अभी बंद है, अभी मैंने इसको पानी से फिल किया पूरा, इससे मेरा एक फायदा होता है। आप बता सकते हो? सीड्स को डैमेज नहीं होता, किनको? सीड्स को डैमेज नहीं नहीं, जब नीचे से पानी ऊपर जाएगा
तो जो भी हवा होगी वो उसको बाहर खींचेगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी होगा वो बाहर आएगा, तो फ्रेश एयर पूरा नीचे चला जाएगा। एयर सर्कुलेशन में दी बेस्ट है, आप समझ गए? इसको आप सब इरिगेशन सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं एयर एंड फ्लो को। ये सीडलिंग्स के लिए सबसे बढ़िया होता है जब हमें सीडलिंग्स ग्रो करनी होती है। ये है एयर एंड फ्लो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट Sir, I have a question. जब हम सैग कल्चर में हम सीडलिंग ग्रो करते हैं ना, तो उसको हम इरिगेशन कैसे देते हैं फिर? सीडलिंग्स को सैग मतलब कोई भी वेजिटेबल हम एक grow मिनट, करें, सैग कल्चर। एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको पहले बताया था हाइड्रोपोनिक्स में हम जितने भी आप मेथड बनाओगे उसका जो मेन इरिगेशन सिस्टम वो ड्रिप का रहेगा, Right, sir. ठीक है। और जो एरोपोनिक्स का है उसका जो मेन सिस्टम रहेगा वो रहेगा Sprinkler. स्प्रिंकलर रहेगा। हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए मैंने सैक बनाया, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन, ये मैंने बना दिया, Right. ठीक है। ये सैक है आपका, Yeah. 5-6 सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरी मोटर आएगी, ये है मोटर, ये जोड़ दी। मोटर किसके साथ जोड़ दूं मैं, यहाँ टैंक के साथ। ये रहा मेरा टैंक, मैं थोड़ा सा डिजाइन आपको बताता हूँ क्या करना है। मोटर जोड़ दी, टैंक है आपका, इसमें आपने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाल दिया जो भी है। अभी क्या करना है, मुझे इसको पानी देना। मैं क्या करूंगा, मोटर के बाद हम एक चीज जरूर लगाते हैं, वो आप याद रखिए, फिल्टर। क्या लगना चाहिए, फिल्टर क्यों लगना चाहिए, क्योंकि ड्रिपर्स वगैरह जितने भी होते हैं, मीटर्स या स्प्रिंकलर्स, ये ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सैंड फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन फिल्टर की यहाँ पे जरूरत कुछ लोग लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा मेरा, जो उसके बाद फिल्टर के बाद जो मेन लाइन आती है उसको मेन पाइप बोलते, मेन लाइन बोलते हैं। आप जहां भी इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे उसको हम मेन लाइन बोलते हैं। मेन लाइन से आप क्या निकालते हो, यहाँ पे मैं ओवरहेड लगा दूंगा एक लाइन छोटी, ये बड़ी होगी मान लीजिए 4 इंची या 3 इंची, उसके बाद मैं लगा दूंगा उसको सब मेन बोलते हैं, सब मेन लाइन। यह होगी 1 इंची की, ठीक है। 1 इंची ये, अब मैंने ओवरहेड लगा दिया ना ऊपर, मोटर नीचे, ये सारा नीचे था। अब मैंने जहां से सैक हैंग हो रहा है, ये मान लीजिए ये ट्रेनिंग वायर है, ट्रेनिंग वायर लगाते हैं ना ऊपर, तो ये ट्रेनिंग वायर के साथ मैंने नॉट है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए पानी, यहाँ से ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब ये ऊपर तक तो आ गया मेरा सब में, यहाँ पे मैं ड्रिप लाइन लेके आऊंगा, यहाँ पे 16 mm ड्रिप लाइन। ड्रिप लाइन 16 mm ही होती है मेनली, अब आ गई। लेकिन अब 16 mm ड्रिप लाइन को मैं डायरेक्ट इसके साथ नहीं जोड़ूंगा, जैसे हम बकेट में या जितने भी कल्चर, मैंने अभी बैग कल्चर जो भी आप बनाओगे उसमें आपने डायरेक्टली ड्रिप लाइन नहीं डालनी है। ड्रिप लाइन तो यहाँ तक आप ले आए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, एक स्पैगेटी लाइन आती है, 4 mm की लाइन आती है, 4 mm लाइन, उसको हम स्पैगेटी भी बोलते हैं, ठीक है। वो मुझे यहाँ से स्पैगेटी जोड़ी, यहाँ पे मैंने ऊपर से यहाँ पे एंटर की, आप समझ गए। ये है, यहां से पानी आएगा, नीचे आ जाएगा, आराम से यहां तक आ जाएगा, और यहां पे इसको ड्रेन करना है। यहां पे आपने ड्रेन किया, अब ड्रेन आप इसको रिसर्कुलेटिंग बनाओगे या वेस्ट टू ड्रेन करके, या ड्रेन टू वेस्ट, सॉरी ड्रेन टू वेस्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसा बनाना है, या वापस लेना है। तो फिर आप नीचे क्या करोगे, दोबारा से एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ताकि वो स्ट्रक्चर वापस किसके साथ जुड़े, जितने भी सैक्स हैं वो टैंक के साथ जुड़े। एलिवेशन आप उसी हिसाब से रखोगे, ये टैंक किस एलिवेशन पे होनी चाहिए, ताकि ये जो ड्रेन है ये मेरा, या आप जमीन में बना सकते हो टैंक, ठीक है ना, ताकि जितना भी है फ्लोर का उतना स्लोप बना दिया, वो सारा पानी कलेक्ट हो फिर वापस टैंक में, समझ गए। या अगर आपको फिक्र नहीं है, आप ड्रेन को वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सीधा उसको छोड़ोगे, ठीक है। इसमें साइकिल में क्या लगता है हमें, आपको मिनिमम दिन में 2 या 3 बार इरिगेशन पड़ेगी जरूरत, आपको लाइट पे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 बार, और वो भी 3-3 या मैक्सिमम, अगर सनलाइट ज्यादा तो इट डिपेंड्स, क्योंकि आप इरिगेशन कैसे देते हो,
डिपेंड्स ऑन द, एक तो आपका क्रॉप स्टेज क्या है, बड़ा प्लांट होगा ज्यादा लेगा, सीडलिंग होगी कम लेगा, उस हिसाब से देखते रहना होता है इन चीजों को। और ऊपर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कितनी है उस हिसाब से भी इरिगेशन देते हैं। ये हमारी तरह नहीं है जो हम फील्ड में देते हैं फ्लड कर दो, जो भी स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए और रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब समझ में आ गया कैसे इरिगेशन देंगे? सर सेकंड जब हमारा क्रॉप तैयार होगा ना सेरिकल्चर में, फिर हमें मीडिया कब मतलब चेंज करना है? मैंने पहले भी बोला आप डिपेंड कर सकते हो 2 साल तक अब एक मीडियम को चला सकते हो, ठीक है। 2 साल के बाद अब डिपेंड है, अगर आपने सस्ता वाला पॉलीथीन लिया था, ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा। अगर आपने टर्पल वगैरह के यूज पे आप उसको रीयूज कर सकते हो, उसका 5-6 साल निकल जाते हैं आगे से, समझ गए ना, ठीक है। सर कोयलों के चूड़े को हम एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं? इसको कोयलों के चूड़े को नहीं, क्योंकि वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं होता। आपको पता है सॉइल में कितनी चीजें हैं, मेन सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड कोई काम करता है? नो। सिल्ट कोई काम करता है? नो। कौन चीज का काम करता है? क्ले। क्यों करता है? क्योंकि उस पर चार्जेस होते हैं। इसी तरह से आपका जो चारकोल है उस पर चार्जेस होते हैं, सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रल मीडियम। सर दूसरी चीज ये जो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है ना, ये हमारा लैब से आता है या क्या किससे? वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या करेंगे। सर ऐश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सेम थिंग अगेन, आपने कार्बन को सारा बर्न किया, अब ऐश को करने की जरूरत क्या है? दैट्स नॉट न्यूट्रल। ऐश में तो आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। हम न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल, ना कोई चार्ज हो ना उसमें कोई चीज हो जो प्लांट को दे दे, तभी मेरा पूरा कंट्रोल न्यूट्रिशन पर रहेगा। यानी मैंने अगर 200 पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन दिया है, वो 200 ही रहना चाहिए। आप जमीन में भी, आप कहोगे जमीन में भी देता हूँ, नहीं, वो 200 नहीं रहता है, वहां से लीच आउट भी होता है, वहां से फिक्स भी होता है, वहां से क्ले में वो क्या होता है, फिक्स भी होता है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ सॉइल। ग्रेवल का मीडियम बनाते हैं या परलाइट का, उसमें भी तो न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो सकते हैं? नहीं होते, नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। आप मुझे बताइए, एक सॉइल तो रॉक से ही बनती है ना, तो कितना टाइम लगता है? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसी तरह से परलाइट भी रॉक ही है, उसमें काफी टाइम लगता है, वो दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। अगर थोड़ा सा होगा भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, समझ गए? जी सर। कोई मुझे पानी तो पिला दे, मैं थक गया। तुम देखो, तुम्हारे बोर मत हुए, 2 मिनट रेस्ट करें। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। हम क्या करते हैं, मैं एक बॉक्स ले लूंगा, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, एक बॉक्स में बना दूं स्टायरोफोम का, यहाँ पे एक प्लांट है होल, ये रूट्स जो है प्लांट की, प्लांट लगा दूंगा इसमें। अब प्लांट कहाँ पर रहेगी? बॉक्स के अंदर, डार्क फील्ड में। कहाँ पे? डार्क फील्ड में। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, वो मैं कैसे करूंगा? ये मैंने ओपन एयर स्पेस में रख दिया बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ से मिस्ट सिस्टम लाऊंगा, यहाँ पे एक मिस्ट लगाता हूँ, मैं क्या लगाता हूँ? मिस्ट सिस्टम, फोर्स फील्ड। ये मिस्ट चला जाएगा कहाँ पे? रूट्स पे। दिस इज व्हाट द एरोपोनिक्स इज ऑल अबाउट। आप बम्बार्ड करते हो, स्प्रे करते हो, जैसे स्प्रे बॉटल है, आप रूट्स पे स्प्रे करते हो। डिजाइन कैसे बनाना है वो आप तय करो, उसके बाद मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। आप ये जो बॉक्स है ये आप लंबा भी खींच सकते हो, यहाँ से उस तक स्टायरोफोम के बना दो, लेकिन स्टायरोफोम के ऊपर भी आपने ब्लैक पॉलीथीन जरूरी लगानी है एरोपोनिक्स में, ठीक है, ताकि सनलाइट कंप्लीटली इनहिबिट हो। नीचे आप मिस्ट सिस्टम लगाते हो, मिस्ट सिस्टम से क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है वो बम्बार्ड होगी कहाँ पे? रूट्स पे, और ये प्लांट ग्रो हो जाएगा वेरी क्विकली। हाँ, अब मैं आपको हाइड्रोपोनिक्स फिल्म फार्मिंग पहले डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। ये समझ में आ गया हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? इट इज हाई एंड, अभी मुझे नहीं लगता आप लोग ये, क्योंकि इसमें प्रेशर भी है ना, वो ज्यादा चाहिए हमें, मिनिमम 60 psi से ऊपर चाहिए। जो स्प्रिंकलर सिस्टम में हमें प्रेशर चाहिए होता है वाटर का, वो 60 psi से
ऊपर ऊपर ही चाहिए होता है, 90 psi भी जाता है, 100 psi भी जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या जाता है, मैक्सिमम 15 psi। कितना? मैक्सिमम 15। उसमें आप ग्रेविटी फीड भी कर सकते हो। अगर मैं टैंक ओवरहेड बना दूं कहीं पे तो ग्रेविटी फीड से भी मेरी ड्रिपर चल सकते हैं। लेकिन सुप्रिंटर में ये थोड़ा रिस्की है ज्यादा, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं हम, मैंने 5 सेकंड के लिए पानी देता हूँ, स्प्रे मैंने 5 सेकंड के लिए करना है, फिर मुझे 15 सेकंड ऑन एंड ऑफ टाइमर होता है। 5 सेकंड चला, 15 सेकंड बंद रहा, 5 सेकंड चला, 15 सेकंड बंद रहा। दैट्स द मैकेनिज्म। हाँ जी, अगर मैं कंटिन्यूसली स्प्रे करता रहूंगा तो एरेशन की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे उतना चाहिए, इस पर ड्रॉपलेट्स बनते रहते हैं, वो ड्रॉपलेट्स अब्जॉर्ब करता रहता है, फिर मैं दोबारा देता हूँ। 5 सेकंड, 15 सेकंड, या डिपेंड्स ऑन द क्रॉप मैच्योरिटी, क्रॉप लेवल, क्रॉप स्टेज एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। उसके हिसाब से आप फिर बढ़ाते भी हो या कम भी करते हो। ठीक है, ये आप, लेकिन इसमें ग्रोथ सबसे ट्रेमेंडस है, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। जो ग्रोथ अल्टीमेट एरोपोनिक्स में हमें मिलती है, जो प्रोडक्शन हमें एरोपोनिक्स में मिलती है, इसके बाद तो सबकी छुट्टी। फिल्म फार्मिंग, फिल्म फार्मिंग क्या है? जैसे मैंने आपको यूचिमोरी का बताया था, एक फिल्म शीट जैसे पॉलिथीन शीट होती है, वही शीट बना ली। उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने प्लांटिंग होल वगैरह बनाने की जरूरत, आप उसमें सीड्स डाल देते हो, तो सीड्स पहले कवर करते हो सीड्स को जब तक वो जर्मिनेट हो जाए, तो सीड्स क्या करते हैं, फिर उसमें वो रूट्स बनाना शुरू करते हैं। इसी पर ऐसे ये प्लांट ऐसे ग्रो होता है। इसके पार रूट्स नहीं जाती है, इसके पार रूट्स नहीं जाती है। नीचे से हम ड्रिप लाइन देते हैं, ये फिल्म आती है, यहाँ पे मैंने ड्रिपर लगा दिया, यहाँ पे ड्रिपर लगा दिया, आपने ड्रिपर या मीटर जो भी आप बोलो वो आपने डाल दिया। ये क्या करता है, उस पानी को, जब ये नीचे से पानी आता है, ऊपर से नहीं आता, नीचे से आता है, ये एक जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वैसे ही काम करता है ये हाइड्रोमेम्ब्रेन। रूट जो है वो ऊपर फैलती रहती है इसकी सरफेस, वो नीचे नहीं जाती। ऑस्मोटिक शिफ्ट से प्लांट, ऑस्मोटिक शिफ्ट से डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टच भी नहीं होता रूट्स का मीडियम के साथ। ऑस्मोटिक शिफ्ट क्रिएट करता है प्लांट कि वो पानी और बाकी मिनरल्स को अपने ऊपर, अपने अंदर ले ले। ये हाई क्लास फूड के लिए होता है। ये इसका टोमेटो का 1 केजी पता है कितना बिकता है? 5 स्टार होटल 25 केजी $25 पर केजी, $30 पर केजी। और ब्रिक्स जो है उसका वो हाइस्ट हो जाता है। अगर आप इसमें ग्रो करना चाहोगे, आपका जो मेडिसिनल प्लांट है, तो उस मेडिसिनल प्लांट का फिर कोई तोड़ नहीं होगा, इतना ज्यादा होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक शिफ्ट होता है। वो मतलब न्यूट्रिएंट डेंस कैसे होता है, आपने एक बैरियर दिया प्लांट रूट्स को, मैंने प्लांट ये उगाया, रूट्स यहाँ ऊपर है, नीचे तो रूट्स नहीं है, पानी मैं दे रहा हूँ नीचे, तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको मजबूरन कुछ तो करना पड़ेगा कि पानी ले ले इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इट्स लाइक ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है ज्यादा ज्यादा, ताकि ऑस्मोटिक शिफ्ट हो और पानी इस मेम्ब्रेन से ऊपर आ जाए और फिर वो ये पी सके। इसी तरह से इसका जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होती है, दैट इज ह्यूज एंड मैसिव, शुगर्स ह्यूज एंड मैसिव। इसीलिए $20-25 मैंने एक जगह पे इसको बनाया था, मैंने $15 गेट की फार्म गेट वैल्यू जिसको बोलते हैं, फार्म पे ही बिका $15 का, और बंदा क्रेजी हो जाता है उस फूड को खा के, इतना मीठा होता है वो। लेकिन ये हाई क्लास फूड, अगर आपका जो मेडिसिन है कोई, वो आप इसमें उगा सकते हो आराम से। ये है फिल्म फार्म। ये होती है हाइड्रोमेम्ब्रेन, जो सैप का मैंने बताया था आपको, सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर 0.6 mm थिक। उसमें एक्चुअली धोखा देता है। यूचिमोरी एक्चुअली था खुद वो पॉलीमर साइंटिस्ट था, फिर उसने शिफ्ट किया टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं मैं सीड्स को ग्रो करता हूँ। पहले उसको 4-5 साल हो गए, वो सारा फेल हो गया। फिर उसने इसमें एक मॉडिफिकेशन की फिल्म, मैं जानता हूँ लेकिन मैं किसी को बताता नहीं। मैं फिल्म बना भी सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी कंपनी को बेची नहीं, क्योंकि मेरे सर का ये अमानत है। अमानत तो आप लोग समझते हो ना, या अपने प्रोफेसर्स का बेचते रहते हो कि वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो क्या किया उसने, एक चीज उसने, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रूट्स को धोखा देते हैं एंड दे कनेक्ट विद दोस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वो चिपकते रहते हैं। मैं आपको उसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ।
ये प्रोफेसर यूशिमोरी है मेरे साथ। ये फिल्म आप देख लो, सीडलिंग्स आई हैव टॉपल्ड नो अपसाइड डाउन, वो नहीं गिरी, ठीक है। ये होता है। ये एरोपॉइंट्स की जो बात कर रहे थे, एरोपॉइंट टावर, जैसे मैंने ये हमारी लाल मंडी में बनाया था मैंने, और ये आज काम नहीं कर रहा क्योंकि आपको डिपार्टमेंट का पता है, 2-3 साल काम किया फिर बिठा दो उसको। ये ऐसे काम कर रहा था और इट वॉज वेरी फाइन, ठीक है। और वो है फिल्म फार्मिंग का आपका। ये है ले फ्लैट्स, मैंने डिजाइन में नहीं लिखा था, ले फ्लैट्स में बनाता हूँ खुद ही। इसमें मैंने मुझको कुछ जीव आई नहीं, मैं नहीं था, वो दूसरे बंदे, ठीक है। ये है मुश्क बुद्धि। आप अब देखो, आप अपने जो आपके एरोमेटिक प्लांट्स हैं, आप उसका देखो, आपके एरोमेटिक प्लांट्स या मेडिसिन प्लांट्स अभी तक कहाँ ग्रो होते हैं ज्यादातर? वाइल्ड होते हैं ना। वाइल्ड में वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस वजह से है? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उनको प्रॉपर वो दे रहा है, जो मैं रिजनरेटिव एग्रीकल्चर अभी चेक कर रहा था, प्रॉपर फंगल रेशो, बैक्टीरियल, ठीक है, वो सारा उनको मिल रहा है। और जो स्पीशीज माइक्रोबायोम वगैरह वो सारा मौजूद है। अब वहां से अगर आप लाओगे अपनी इस सॉइल में, जो आप पिछले 50 साल से उसमें फर्टिलाइजर लगाते हो, पेस्टिसाइड लगाते हो, आपको लगता है वो इजीली ग्रो हो जाएंगे उसमें? नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ेगा। और ये जो है ये बायोफॉनिक ट्रायल है, मैंने इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया, बायोलॉजी का यूज किया, थर्मोफिलिक कंपोस्ट खुद बनाया, फिर इसमें मैंने 30% वही कंपोस्ट यूज किया, पूरा बायोलॉजी माइक्रोस्कोपिक। वो वीडियोस भी मैंने रखे अपने पास, अपने इस बंदे को मैंने भेजा है कभी बार कि वो देखता रहता था, वो हाउ टू लुक, नो इट लुक्स नाइस व्हेन यू लुक एट देम विद योर ओन आईज। माइक्रोस्कोप रखा है, रखना चाहिए। कौन सा वाला रखा है? यूनिवर्सिटी में, घर पे नहीं रखा, नहीं रखना चाहिए। जो भी साइंस फिल्म में आ जाए कुछ चीजें होती हैं, कंजूसेशन बाकी इस कारण के क्षमा होती है, सॉफ्टवेयर की क्षमा बाकी चीज से, लेकिन पैशन होना चाहिए बंदे में, तभी कामयाब हो। कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर को छोड़ के अपने लिए एक माइक्रोस्कोप लेके आओ, ठीक है, ये चीजें आपको काफी वो देगा। या अपने लिए इक्विपमेंट्स ले आओ। मेरा ये इंजीनियर है, मुझे नहीं पता कोई इक्विपमेंट रखा भी होगा अभी तक नहीं। मैशू गैरी कंप्लीट ग्राश, वो कोई मशीन नहीं है जो मैंने नहीं रखी, ये मेरा पैशन है, ठीक है। डांटते रहते हैं घर वाले, वो अलग बात है, लेकिन है सारा, जो भी चीज बनानी हो खुद बनाता हूँ, ठीक है। ये चीजें पैशन ऐसे नहीं आता, आपको काम अपना टाइम देना पड़ेगा। मतलब एक तो थ्योरियाँ पढ़ते हो। मेरे बाहर कुछ दोस्त थे, एक इंग्लैंड खड़ा था, वो कहता था मीटिंग में, यार इंडियन लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते, वेलकम सर, वो कहते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो लेकिन लैब में आ जाते हो, वहां आप खुश हो जाते हो। और ये सही भी है, हमें वो इंजीनियरिंग टेस्ट आना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपके अपने पॉकेट मनी से ये चीजें खरीदें। जब वो पॉकेट मनी से खरीद लेते हैं ना, तो उसकी एक वैल्यू भी हो जाती है आगे चल के। आप जब रिकॉल करते हैं सब चीजें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने किया, तो इसके पास मैं बहुत बार मुझे यहाँ गया, तो छोटे से छोटे इक्विपमेंट से लेकर बड़ा सा बड़ा हैमर भी, और ये उन्होंने भाई मतलब टाइम लाए। अभी आप स्टेज में फर्स्ट चीजें लानी चाहिए, तो इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। ये चीजें पैशन, जिस फील्ड में भी आप जाओ वो बर्डन करके मत करो, वो पैशन करके करो, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यानी आपको नींद आती है, आप लोग क्या करते हो? आप सोते हो? मुझे मजा आता है कि नींद आई, मैं नींद को उठा दूं। नहीं ऐसा नहीं, मैंने शाहरुख खान का एक वो देखा है, मतलब पहला एक्टर, हालांकि मैं बॉलीवुड नहीं देखता हूँ, मैंने आज तक बॉलीवुड 1 या 2 मूवीज देखी होंगी, वो आमिर खान की, बच्चों को दिखाता हूँ और वो मेरी फेवरेट है। बॉलीवुड में उतना ही देखा मैं जिस बच्चों के साथ देखता हूँ। लेकिन शाहरुख खान का एक इंटरव्यू, आपने अखबार छोड़ देना है, वो तकिए के साथ चाय पीनी वो छोड़ देनी है। ऐसे लोग काम नहीं करते, क्या बैठे अपना स्केड्यूल, आपने स्केड्यूल को गोली मारी है, नहीं मुझे 12 बजे मुझे सोना है, एक दिन सोऊंगा नहीं तो मरूंगा नहीं। आप कितने देर तक नहीं सो सकते? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं 7 दिन कंप्लीटली सोया। मुझे यही चाहिए, कोई मुझे डॉक्टर बोले, कोई एपी बोले या यूनिवर्सिटी में, वो मेरा पैशन नहीं, मेरा पैशन काम से अपने काम से करो। आप नौकरी को मारो गोली,
आप औरतों को, बड़े बड़े औरतों को मारो गोली, आप अपना कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करो। अगर आप वही करोगे ना, जहां सारा फ्लॉप जाता है, फिर तो आप फेलियर हो। सारे इंजीनियर सारे भागे पीछे, सारे डॉक्टर सारे भागे पीछे। थोड़ा डिफरेंट सोचो, जो आपका पैशन, जिसमें आपका मन लगे। मुझे लगता है कुछ लोग आए होंगे, नहीं आप एग्रीकल्चर में ही मिला। अक्सर यहाँ पे लोग कश्मीर करते थे, आप एग्रीकल्चर में ही टक मत दो, BVSC भी नहीं है, ये लास्ट प्रायोरिटी होती थी। नहीं, जहाँ पे ऊपर वाले ने आपको मौका दिया कुछ करने का, आप उसको ईमानदारी से करो और अपना टाइम दो। यू कैन डू वंडर्स। किसी कोई ज्यादा काबिल या कोई कम मैं नहीं मानता, ब्रेन वही है, सब में वही होता है। सिर्फ जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा, जितना आप किसी चीज में लगे रहोगे उतना आपको मजा आएगा। फिर अपॉर्चुनिटी का आप वेट करोगे, नहीं अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर मैं आराम से कुर्सी पे बैठ, नहीं उसका वेट मत कीजिए। अपने लिए कुछ अपना सेटअप बना लीजिए अपने पॉकेट मनी से। गरीब तो कश्मीर में कोई भी नहीं है, मैं ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है, हर एक के पास अपना शेल्टर है। आज तो कम से कम लोग बाईस रात होते दिवस खर्चावन सॉफ्टी वगैरह देख नहीं इवन अगर कहीं तो इतना ब्रॉडबैंड सूरत सपोज के ना, आप जब मैनेज करना होता है ना, पाछू ऊपर वाला भी फिर साथ देता है ना, दिल आसान काम कम कर, आप बर्डन देखे नहीं। टेक्नोलॉजी है, आप खाली बुक पढ़ी नहीं। अभी केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मेरा केमिस्ट्री मेरा पैशन है बचपन से, मैं उसकी बाल की खाल उतारता हूँ। आज तक कितने केमिस्ट्री पढ़ते हैं? एक को बताओ कैल्शियम कैसे दिखता है मुझे, यहाँ तक कैल्शियम के बारे में बता दे कोई, एक बंदा बता दे, कोई भी बता दो। डॉक्टर्स हमारे, उनको पता ही नहीं होता, वो लिखते हैं मेडिसिन, उनको पता ही नहीं होता क्या उसमें। तो हमें ईमानदारी से इन चीजों को प्रैक्टिकली हमें देखना है, उन चीजों को खुद बनाओ। आपको लैब की डिपेंड नहीं है, ठीक है यूनिवर्सिटी हमारा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम तो दूसरा है, अगर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती, हालांकि करनी चाहिए मेरे ख्याल से, होते भी। आप बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम, उनको होता है यार 1 बज गए अब जाएंगे वहां पिज्जा खाएंगे, वो फिक्र आती है। ये आपका टाइम जो है ना, ये बड़ा प्रेशियस टाइम है। ये 4-5 साल आप जो करना चाहोगे कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी करना चाहोगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसको यूटिलाइज करो, फिर आराम ही आराम, ठीक है ना। फिर ग्रेव है ना, उम्र भर के लिए वहां मिलियंस ऑफ ईयर्स आराम ही आराम होता है। जब भी कोई मुझे बोलता है आराम करना, ये थोड़ा नींद के मारे हैं, कभी कभी मेरे यार है, मैं उनको बोलता हूँ अक्सर ग्रेव में काफी आराम ही आराम, पहले दिक्कत हो जाएगी। फिर कहाँ होती है मुझे नहीं, मैंने कहा 7 दिन में सोया नहीं। हमारे एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर है यहाँ पे, रात के 12 बजे ऑफिस से जाते हैं, सुबह 2 बजे से बाद में नहीं उठते, 12 बजे यहाँ से चलते हैं, 2-3 बजे हमेशा ताजुद पढ़ते हैं। वो अभी तो नहीं आए, उनसे मुलाकात होगी। आपके डॉक्टर इश्ता के वो काफी अच्छे फ्रेंड है, तो मैंने नहीं देखा कभी वो, आप 4 बजे सुबह फोन करो उसको, वो चाय पी रहे होंगे, तो फिट है और हमसे छोटे दिख रहे हैं माशाल्लाह, मतलब उतने हेल्दी है। ये किसने कहा? कुछ नहीं होता ये चीजें, मैंने कहा ना अभी, आप ब्लाइंडली फॉलो मत किया करिए। आज पर देन असली स्वच्छ बनाए ना, अहले देश होना बहिसो, बाकी जो सही आपको जमाई होना बहिसो, आज मार दो ये कुमरी, अच्छा कानून आज से सब कर दे, बस मार नहीं ऐसो ही, क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते। शिक्षण आसन में उनको कोई प्रोफेसर कहे, मेरी अक्सर अपने जो उस्ताद थे मेरी टक्कर होती थी, क्योंकि मैं ब्लंटली उनको क्वेश्चन मारता रहता था, तो मेरी बनती ही नहीं थी। लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। आपको क्या प्रोफेसर दी 60% क्या 5 साल, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन तो कीजिए आप, tem este baixo professor só não mexe para ti muito coxa e मुझ पे tem क्वेश्चन यहाँ पे ही पढ़ो, खुदा तो कोई नहीं है ना, इंसान ही होता है ना वो भी। tem este में ये तो रोज पान प्रोफेसर तो ऐसे दिखता है। ये जो बायोपोनिक ट्रायल, बायोपोनिक्स मतलब क्या, वो हाइड्रोपोनिक्स बगैर थोड़ा हटके हाइड्रोपोनिक्स, मगर यहाँ आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, सॉइलस मीडियम, राइसोल, कोकोपीट, जो भी आपने यूज करना है, और आप इसमें बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाट द बायोपोनिक्स एंड दिस वाज अ सक्सेसफुल ट्रायल। 100 स्क्वायर फीट में मैंने इसमें निकाला था कम से कम 15 kg सीड, व्हिच इज मैसिव। 100 स्क्वायर फीट
10. तो उसमें मैंने निकाला 15 kg CA, which is more than approximately 7 क्विंटल्स पर कनाल ऑलमोस्ट। अगर आप सागम का देखोगे, सागम में हमें आज तक, सागम हमारा बेल्ट है जहाँ उसको जिक्र होती है अभी, और वो पेस्टिसाइड स्प्रे कितने करते हैं, 5, 6, 7 पेस्टिसाइड स्प्रे होती रहती है, फर्टिलाइजर्स भी वो डालते रहते हैं, और 2 क्विंटल से पर कनाल आज तक के ऊपर नहीं आया। अगर आप ये टेक्नोलॉजी करोगे, आप फ्री कर सकते हो, इसमें कोई और गाइडेंस की जरूरत होगी वो भी मैं दूंगा, आप ये कर सकते, इट्स फ्री फॉर ऑल, ठीक है। आप जमीन पे कर दो, मेरे पास अवेलेबल स्पेस था, ऊपर छत, गरीब आदमी था, अभी टीन नहीं दिया तो मैंने इसको इस्तेमाल में लाया। आप कहीं कोई टेरेन, आप हाइड्रोपोनिक्स का ये फायदा है, कोई भी टेरेन, कोई भी स्लोप, किसी भी जगह आप ये आराम से कर सकते हो, इस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट्स क्या है इसके, एक तो आपका फर्टिलाइजर काफी बचता है, तकरीबन 80%, 70 to 80% आपका फर्टिलाइजर बचता है हाइड्रोपोनिक्स में। दूसरा वीड प्रॉब्लम, इंटरकल्चर ऑपरेशन, वो आप पहले ही बोल रहे। तीसरा फायदा क्या है, जो प्रोडक्शन निकलती है वो आपकी 3 to 4 टाइम्स मोर निकलती है। सर वो जो राइस में देखते हैं ना फिलिंग, वो उसमें नॉर्मल की तरह होती है, नॉर्मल पीरियड्स जैसे, या उसमें कोई डिफरेंस आता है? नहीं, टेलरिंग तो होती है, लेकिन मैंने एक दिया था, एक में तकरीबन 12 से 14 टेलर्स भी आए, एक में, दैट्स मैसिव, ठीक है। टेलरिंग वैसी होती है। ये आपको हाइड्रोपोनिक्स के फायदे, इंटरकल्चर ऑपरेशन तो नहीं है, वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम अगर सर्कुलेटिंग है तो वो नहीं होगा आपका। एरोपोनिक्स में उससे भी ज्यादा फायदा है उसको, वहां पे आपको 95% वाटर की बचत होती है एरोपोनिक्स में, और फर्टिलाइजर्स आपको तकरीबन 90% बच जाते हैं। और फिल्म फार्मिंग और एरोपोनिक्स में तकरीबन एक साथ। आपको पता है फिल्म फार्मिंग में कितना प्लांट लगता है, पानी, टमाटो प्लांट का लेंगे, टमाटो प्लांट को एक दिन में कितना पानी चाहिए, व्हेन सन इज शाइनिंग, यू नो, एवरीथिंग, इट्स समर, 6 लीटर तक पानी चाहिए खाली प्लांट को। आप हाइड्रोपोनिक्स में 1 लीटर से ज्यादा नहीं चाहिए उसको, 1 लीटर काफी होता है उसके लिए। उसमें आपको कितना चाहिए, 700 ml एरोपोनिक्स में, 700-600 ml। फिल्म फार्मिंग में आपको 200 ml पर प्लांट पर डे चाहिए। इतना फर्क है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में। वाटर यूटिलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी में दी बेस्ट, लेकिन आप करना चाहोगे, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पहले मैं वो चीज वहां से लाऊंगा फिर मैं करूंगा, नहीं, खुद डिजाइन करो, खुद लोकल सप्लाईज को देखो, फिर आप काम शुरू करो, तब जाके आप। हाँ, मैंने एक चीज दी आपके मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, राइसल अभी जो मीडियम मुझे दिखा, आज तक मैंने रिसर्च की, इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये आपको फ्री भी मिल सकता है, क्योंकि राइस मिल वो लोग भी इसको जला देते, बाहर फेंक देते, वो ऐसे डिस्कार्ड कर देते। हमारे फार्मर्स में काफी ज्यादा होता है, मैं अपने फार्मर से ही लाता हूँ और फ्री में मिलता है मुझे, तो वो भी फेंक देते क्योंकि उनको यूटिलाइजेशन का अंदर पता ही नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कंपोस्ट आप बनाओ, थर्मोफिलिक कंपोस्ट, वो कभी इंशाल्लाह ऊपर वाले ने टाइम दिया तो फिर वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आई थिंक। Excuse me, sir, I have got 4 lakh funding from a university for establishing hydroponic unit. From 2 months ago, I have got the funding, but I have no idea about which system should I use for establishing medicinal plant unit. For example, mint and organo. Mint and organ. Yes. The best system would be either the cyculture Yes. or this leaf flat system in Raisal. Okay. It would be easiest of all the technologies. और दूसरा आपका चीप भी हो जाएगा, फ्री भी हो जाएगा। Okay. Thank you, sir. ठीक है, Sir. जरूरी है। नहीं, केमिकल रेसिपी तो मैं नहीं बताऊंगा इस टाइम पे, इट वुड टेक मी अ लॉन्ग, लेकिन मैं आपको वो गाइडेंस तो आपको देनी पड़ेगी। एक आइडिया तो मैं दूंगा। नहीं, लंबा जाएगा वो, आई हैव नो इश्यूज, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आइडिया खाली हाथ नहीं भेजूंगा, एक आइडिया मैं जरूर दूंगा। पहले मुझे बताइए हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और कौन सा चाहिए, आयरन हो गया,
मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। कितने हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको चाहिए नहीं, वो तो खुद ब खुद मिल जाएगा ना वहाँ। अभी जो मैं बोल रहा था आप लोगों से, वी आर यूजिंग द होल पीरियोडिक टेबल, वो एज इम्प्योरिटीज आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, क्योंकि जो भी केमिकल सॉल्ट आप इस्तेमाल करोगे उसमें इम्प्योरिटीज रहती ही रहती है। नो केमिकल इज प्योर, इवन एनालिटिकल ग्रेड इज कंप्लीटली प्योर। वो हमें माइन्यूट, उनको मैं बोलता हूँ अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं उनको? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो आपको बिल्कुल पार्ट्स पर बिलियन में चाहिए होती है, जैसे कैडमियम है, निकल है, क्रोमियम है, वो चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन वो उतना पार्ट्स पर बिलियन के हिसाब से एज इम्प्योरिटी हमारे पास होता है। नाइट्रोजन का जो रेशो आप रेसिपी बनानी है, मैं आपको दे दूंगा आइडिया क्वांटिटी कितनी चाहिए। ये आपको 160 से 200 पार्ट्स पर मिलियन तक जो फाइनल सोल्यूशन आप करते हो, बनाते हो, ये रेंज रहता है हाइड्रोकार्बन्स में हमारा। 160 से 200 पार्ट्स पर मिलियन तक ये हम कॉन्सेंट, पार्ट्स पर मिलियन कितना हो गया? सिंपली mgs पर लीटर भी आप इसको कह सकते हो। एज सिंपल, आपको डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज का ख्याल रखें, दो चीजों में हमें प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, एक अमोनियम, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, नॉट अमोनियम, अमोनियम, और दूसरा नाइट्रेट। पहले मैं ये बता दूं, 160 जो है ये हम फ्रूट प्लांट्स के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। 160 जब भी आप फ्रूट प्लांट्स लगाओगे ना, जो फ्रूट देते हैं, तो रेंज 160-170 तक रहना चाहिए। अगर आप ग्रीन्स करते हो इस्तेमाल तो 200 तक आप नाइट्रोजन में जा सकते हो। दैट मींस 200 mg पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन व्हिच यू आर गिविंग टू द प्लांट, उसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक को बनाने का दूसरा तरीका, यह है फाइनल सोल्यूशन जो आप प्लांट को देते हो, फीड करते हो। इसमें से एक ख्याल रखना है हमने, नाइट्रोजन या तो आपको NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये दो फॉर्म्स है, ठीक है। ये आप अमोनिया जो है, जब आपने ये देना है किसके? ग्रीन्स के लिए, खास क्या रखना, ग्रीन्स के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, वहां पे आप 20 पार्ट्स पर मिलियन आपने अमोनियम रखना है और बाकी 180 आपने ये रखना है नाइट्रेट, ठीक है। क्योंकि अमोनियम क्या करता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ में फायदा देता है अमोनियम, और नाइट्रेट क्या करता है, फ्रूट्स में, बाकी चीजों में मदद देता है। हाँ, ये जो है आप फ्रूट प्लांट्स के लिए, ये मैं ग्रीन्स के लिए बता रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है? 20 पार्ट्स पर मिलियन आप कितना रखोगे इसमें? अमोनियम, और बाकी आप 180 पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट होना चाहिए। अगर आप फ्रूट क्रॉप्स के लिए करोगे तो क्या करोगे? 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा अमोनियम नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए। बाकी में सारा जितना भी बचेगा वो आप दोगे नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है। फास्फोरस जो है वो आप 40 से 45 पार्ट्स पर बिलियन दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप एंड ऑल दैट, लेकिन ये रेंज है, ठीक है। कुछ लोग 35 भी यूज करते हैं, लेकिन 40 इज बेटर। ये mgs पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, mgs पर लीटर। पोटेशियम, अगर आप ग्रेन्स उगाते हो, ग्रीन वेजिटेबल, तो आप 240 पार्ट्स पर मिलियन तक जाओगे ग्रेन्स के लिए, ठीक है। अगर आपने फ्रूट क्रॉप्स ग्रो की तो आप 310 पार्ट्स पर मिलियन तक जा सकते हो। ये ध्यान रखना, कितना ग्रीन्स के लिए 250 240 250 ये रेंज है। लेकिन अगर फ्रूट क्रॉप जैसे टमाटो है, ऑबरजीन्स है, कैप्सिकम है, वो चीजें उगानी हो तो कितना जाओगे? 300 310 ये रेंज रहेगा। और दूसरी बात जो मैं ये बता रहा हूँ कि किस स्टेज पे, दूसरा भी चीज है, अगर आपका सनलाइट कम है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर है, उसमें आप लिक्विड सोल्यूशन बढ़ा सकते हो। अगर आप सनलाइट ज्यादा है, ट्रांसपैरेशन ज्यादा होगी, तो फर्टिलाइजर कॉन्सेंट्रेशन को EC, जिसे EC कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कम होना चाहिए ताकि प्लांट में ज्यादा सिट्रस
चाहिए 180 to 200 पार्ट्स पर मिलियन, ये रेंज है। मैंने 250 तक भी इस्तेमाल किया, लेकिन 200 इज ना बेसिक, ये जनरल मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्रॉप स्पेसिफिक मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसी रेंज में से फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम 35 से 40 पार्ट्स। सल्फर को आप कैलकुलेट नहीं करते, क्यों? सल्फर को मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता हूं सल्फर। आप कर सकते हो बाद में, जब आपको पता हो कितना चले, क्योंकि मेरे जितने भी सॉल्ट्स आते हैं वो एज सल्फेट ही आते हैं ज्यादातर, इसलिए सल्फर ऑटोमेटिकली चला जाता है, और अगर सल्फर ज्यादा भी चला जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आयरन है, ये इतना लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? हाँ। आयरन को आपने क्या करना है, आयरन EDTA प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं? आयरन इन द फॉर्म ऑफ EDTA एज ए कीलेट, की रिलेटेड वहां से निकला है, क्योंकि ये हाईली वो है ना, ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। इसका आप 5 से 10 पार्ट्स पर मिलियन तक ये रेंज है। वो रेंज इतना क्यों है 5 से 10? अगर आपको लगे, क्योंकि जैसे LFP है, वाटर सर्कुलेट होता रहता है, वाटर सर्कुलेट होने का मतलब है ऑक्सीजन उसमें ज्यादा जाता रहता है। क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो मेरी आयरन में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देखोगे नए जो लीव्स होंगे, नए लीव्स वो येलोइश पड़ जाएंगे, तो फिर मैं उसमें 10 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ा सकता हूँ, वो आपको विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है। मैग्नीज 2 to 3 पार्ट्स पर मिलियन, ये रेंज है। कितना? 2 to 3। जिंक, ये आप 2 पार्ट्स पर मिलियन ही रखो, 1.8 से 2, ये कोई सॉर्ट ऑफ नहीं है। ठीक है। कौन रह गया? कॉपर 0.8 to 1 पार्ट्स पर मिलियन। पहले हैवी मेटल्स को खत्म करें, उसके बाद आगे आपका नेगेटिव एलिमेंट बोरान, ये आप 0.5 काफी है, 0.4 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे आपका मॉलिब्डेनम, अमोनियम इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम मॉल्बिडेट, ये मैं आपको बता दूं, अमोनियम मॉल्बिडेट ही डालते हैं हमेशा इसमें ज्यादातर। ये आपको चाहिए 0.03 to 0.05 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एनालिटिकल बैलेंस। ये नॉर्मल आपकी जो बैलेंस है वो काम नहीं करेगी, या अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना हो तब आप वो कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, mg पर लीटर, एक ही यूनिट मैंने रखा, मैंने यूनिट अभी तक बदला नहीं। ठीक हो गया। अब है जो आप हाइड्रोपोनिक A स्टॉक, B, या कभी कभी हम C स्टॉक भी बना लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बस उसके बाद में। A में आप मिलाते हो नाइट्रोजन और कैल्शियम और पोटेशियम आधा, जो भी जितना भी आप कैलकुलेट करते हो कितना पोटेशियम रेसिपी में चाहिए, कितना कैल्शियम, कितना। हाइड्रोपोनिक A रेसिपी में आप क्या करते हो, नाइट्रोजन फुल डोज तकरीबन, नाइट्रोजन नाइट्रेट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, वो आप इसमें सारा डालते हो और कैल्शियम डाल देते हो, और पोटेशियम का आधा डोज। ये जो हाइड्रोपोनिक B सोल्यूशन होता है, हाइड्रोपोनिक B सोल्यूशन होता है, जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे आप इसमें मिलाते हो। मैं उसको आप एक फर्क बता दूं, गलत मत कर देना। देखिए, मैं जो सॉल्ट्स है ना, हम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, हाइड्रोपोनिक्स में यूरिया इस्तेमाल होता है। व्हाट इज यूरिया? नहीं, किस फॉर्म में? नहीं, गलत कह रहे हो, ये है आपका यूरिया, अमाइड, डाइमाइड, CONH2
It is not healthy for plants, nor is it good for human health. इसलिए जब आप हाइड्रोपोनिक रेसिपी में यूरिया डाल दोगे तो ये सीधा प्लांट सारा पी लेगा, खा लेगा, तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। अमाइड को हम सॉइल में डालते हैं यूरिया, वहां पे इसको डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो नाइट्रेट बन जाएगा, अगर रिडक्शन हो गई तो अमोनियम बन जाएगा। ये प्लांट को अवेलेबल होता है। हाँ, थोड़ा सा वो भी पी लेता है, जहाँ दूध इंसेप्शन होता है वो भी पी लेता है, इसमें भी। इसलिए आप देखोगे जब यूरिया खाद डालते हैं ना किसी सब्जी में, आप वो एक तो कलर दूसरे दिन ही होता है ना, फुल ग्रीन, और दूसरा फिर जब खाते हो तो टिंजी होता है, चौका वारिया। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस यूरिया अमाइड। इट्स नॉट अ गुड फर्टिलाइजर। हाइड्रोपोनिक्स में हम यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं एक्चुअली जो हाइड्रोपोनिक ए जो बनाता हूँ वो कैल्शियम नाइट्रेट से बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया और दूसरा मैंने किया इस्तेमाल, अब मुझे क्या करना है, मैं बनाऊंगा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर मैं ये और ये केमिकल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अलग अलग क्यों रखते हैं, ए बी एक्सेट्रा। अगर मैं ये और ये एक ही में डाल दूँ, आपको क्या लगता है ये डिजॉल्व होगा या प्रेसिपिटेट होगा? ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा। इसको कैल्शियम नाइट्रेट को अलग रखने का, और ये जो आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसको अलग रखना है। इसी तरह से आयरन जो है, अगर मैं इसमें आयरन डाल दूँ वो भी मेरी प्रॉब्लम करेगी प्रेसिपिटेशन, उसको मैं आयरन EDT रखता हूँ। हाँ, आयरन EDT फॉर्म में अगर हो तो आयरन को मुझे पहले में ही रखना। अगर ये EDT हो वो सारा मैं EDTA वो मैं सारा इसी में रखता हूँ। आपका पोटेशियम, पूरा कैल्शियम और नाइट्रोजन तकरीबन एक्सेप्ट अमोनियम, वो सारा नाइट्रेट फॉर्म में यहाँ ही चला जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी है वो बी में चला जाएगा। आपका पोटेशियम भी यहाँ आ जाएगा, आधा तो यहाँ आ जाएगा ना, आधा ही इधर आया, फास्फोरस सारा यहाँ, आपका बोरान सारा यहाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके माइक्रो। और सल्फर तो आपको, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट आप डालोगे, सल्फर वहां से भी आएगा, ठीक है। आप मैग्नीशियम सल्फेट डालोगे, सल्फर बहुत ज्यादा वहां से भी आएगा। सल्फर को हम इसलिए कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्ट्स में होता है। फास्फोरस भी यहाँ पे, और आपका क्या आ गया, पोटेशियम भी आ गया, मैग्नीशियम वो भी यही आएगा सेकंड में, पहले में नहीं जाएगा। और क्या रह गया, माइक्रो तो ऑल आ गया। और कोई चीज आ गई नहीं, आयरन यहाँ माइक्रो में सिर्फ आयरन पहले में आ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट ये आयरन EDTA फॉर्म में अवेलेबल नहीं हुआ तब आप अलग बनाओगे आयरन को। FeSO4 ले लो, आयरन सल्फेट ले लो, उसको मेजर करके आप अलग बॉटल में बना दो, फिर आप जब टैंक को फाइनल उसमें डाल सकते हो। एक्चुअली हम करते क्या है, मेरे ख्याल से काफी हो गया, क्या और करना अच्छा और बता रहा है ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सॉल्ट्स बताता हूँ, आपको कौन सा सॉल्ट इसमें हाइड्रोपोनिक्स में यूज करो। मैं लिखता हूँ, फार्मूला भी नहीं, मैं आपको लिखता हूँ। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, चलिए फार्मूला, तीसरा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये वो केमिकल्स है जो हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज करते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजर DAP वगैरह यहाँ का कोई काम नहीं है। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट,
प्रेफर हमेशा करना आयरन EDTA या आयरन सल्फेट, लेकिन वो अलग बनाना पड़ेगा आपको फिर, वो आप पहले ए के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीज सल्फेट, बोरिक एसिड, सोडियम टेट्राबोरेट को आप जाने दो, वो आप इस्तेमाल नहीं करोगे इसमें क्योंकि सोडियम थोड़ा टॉक्सिक ही रहता है। हाँ, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल नहीं करते, वो वाले केमिकल, क्योंकि क्लोरीन टॉक्सिक आ जाएगा, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। बोरिक एसिड आप कर सकते हैं इस्तेमाल, और क्या है, कॉपर सल्फेट आ गया, अमोनियम ऑक्सीडेट, अमोनियम मॉलिक्यूलेट, ठीक है। और कोई रह गया न्यूट्रिएंट जिसके लिए आपको ये चाहिए, यही सॉल्व से मेरे ख्याल से कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या जिंक EDTA भी कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा बी में जाएगा आपका जिंक सल्फेट, ये ए में नहीं जाएगा। चाहे जिंक EDTA डाल दो या आप जिंक सल्फेट डाल दो, ये भी बी हाइड्रोक्लोरिक बी सोल्यूशन में ही जाएगा, ए में नहीं जाएगा। आप सी में डाल सकते हो क्योंकि सी एक्चुअली माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन ही बनाते हैं, इसलिए उसको हाइड्रोक्लोरिक सी, वो फिर टोटल माइक्रो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम अलग ही बनाते हैं। या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम बी सोल्यूशन में रखते हैं सारों को, आयरन को छोड़ के, या फिर अलग ही बनाते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। खाली आयरन जाएगा पहले। अब पोटेशियम नाइट्रेट, और कोई रह गया? कोई नहीं रह गया? मुझे लगता है कोई रह गया, मेरा दिमाग नहीं मानता, कोई सॉल्ट तो रह गया जो इंपॉर्टेंट है, कोई सॉल्ट तो रह गया। पोटेशियम नाइट्रेट को आप क्या करते हो, आधा आप ए में डालते हो, आधा आप बी में डालते हो जब भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये बी में रहेगा, ये भी बी में जाएगा, ये भी बी में जाएगा, ये ए में जाएगा, ये भी ए में जाएगा, इसका हाफ ए में, हाफ बी में, ठीक है। ये बी में जाएगा, ये वाला भी, ये भी बी में जाएगा, ये भी बी में जाएगा, ये भी बी में जाएगा। अगर ये आपने डाल दिया EDTA नहीं मिला, ये फिर सी में जाएगा, आप नहीं करते। मुझे लगता कोई रह गया। अब रह गया pH कितना करोगे आप कंट्रोल, वो आप लोगों ने पूछा ही नहीं ना। रेंज है 6.2 to 6.8, ये वैसे भी ऑप्टिमल रेंज होता है pH का, जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कंप्लीटली अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आप कुछ चीजें हैं जिनको एसिडिक चाहिए, जैसे राइस है, उसका ऑप्टिमम pH है 5 एंड बिलो 4.5, ब्लूबेरी उसका भी है वही 4.55, ठीक है। लेट्यूस का भी 5.5 ही ऑप्टिमम है, लेट्यूस का 6.2 नहीं है, लेकिन जनरल मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स आपके जितने भी हैं वो आपको चाहिए pH इस रेंज में, लेकिन आप हमेशा यही वाला बैलेंस करोगे। कैसे करोगे बैलेंस, कोई आइडिया है? कोई आइडिया है कैसे करोगे pH को? हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो आप मार्केट में देखते हो ना, pH अप एंड pH डाउन। आप या तो फास्फोरिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें हैं जिनसे आप pH अप या डाउन कर सकते हो। अगर आपका डाउन है 5 है, 5.5 है, आप 6 लाना चाहते हो, रिवर्स आप क्या यूज करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका pH अप, जो मार्केट में होता है pH अप, लगता है कोई साइनस है कह रहा है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड अगर आपका अप है तो आपको एसिड डालोगे, फास्फोरिक एसिड नीचे लाना, फास्फोरिक एसिड से उसको, या नाइट्रिक एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फास्फोरिक एसिड की जगह, ठीक है। ये pH अप और pH डाउन, ये लेकिन करोगे कैसे, पहले आप सॉल्यूशन निकालोगे थोड़ा एक मग में, फिर एक एक ड्रॉप करके pH मीटर से एक एक ड्रॉप, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा ना, केमिस्ट्री तो वीक है वो मैं समझ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक एक ड्रॉप डालोगे मग में, फिर pH मीटर से चेक करते रहोगे, फिर देखोगे वो 1 लीटर होगा मग में, पहले वो मेजर करना, फिर आप एक ड्रॉप डालोगे, देखोगे कितना आ गया, फिर दूसरा ड्रॉप देखोगे, जब आपका परफेक्ट आ गया तो ड्रॉप्स को आप काउंट करोगे, नोट डाउन करोगे, एक ड्रॉप कितने ml होता है ये भी नहीं पता,
20 ड्रॉप्स इज ऑलवेज 1 ml, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो pH अप और pH डाउन को बड़े आराम से, समझिए, समझ में आ गया। और इसी का आपको ज्यादा नहीं रखना है, 1000 से 1500 पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट मींस 1 to 1.5 आपको मेंटेन करना है। लेकिन पहले 7 या 8 दिन जब आप बनाते हो तो आपको पहले 500 ही करना होता है, 0.5, क्योंकि पहले आप जब नई चीज देते हो ना, नई सीलिंग दोगे, आपका फुल कंसंट्रेशन जो मैंने आपको बताया फुल रखोगे, पूरा दोगे कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला 200 पार्ट्स 50 पार्ट्स आप पूरा दोगे, वो सीडलिंग्स को भी वही दोगे? नहीं, सीडलिंग्स को हमेशा 1/4 ऑफ दैट कंसंट्रेशन रखोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। डाइल्यूट करना है उसको 1/4 ऑफ दैट कंसंट्रेशन जो फाइनल है, या उसके लिए या प्लांट के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। इसी पहले 0.4 0.5 या 500 पार्ट्स पर मिलियन, जो भी करोगे TDS या EC वो चेंज होता है। एक EC कितना TDS होता है, उसका कन्वर्जन फार्मूला पता है? नहीं है, वो भी पता नहीं है, एग्रीकल्चर वाले हो, क्या बात है। 640 पार्ट्स पर मिलियन होता है एक 1 EC। When you convert EC into TDS, you multiply by 640, समझ गए? तो आप EC कितना रखोगे, चाहे EC करो या TDS करो, अगर EC कन्वर्शन फैक्टर तो मिल गया 400 to 500 पार्ट्स पर मिलियन TDS मैक्सिमम। जब वो फिर बढ़ जाएगा 10 दिन 7 दिन बाद, तो फिर आप 1000 से 1500 तक TDS बढ़ा सकते हो, दैट मीन्स 1 to 1.5 EC, डेसिसमेंस पर मीटर, ठीक हो गया। हाँ, आपके एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जहाँ तक मेरी रिसर्च है, राइसोल कल्चर सस्ता, ज्यादा फायदा। अगर आपके पास पैसा है, आप लगाना चाहते हो, मुझे हायर करो, मैं तैयार हूँ, ठीक है, वही करना पड़ेगा, मैं आ जाता हूँ यूनिट लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो देखो, टेक्नोलॉजी ये नहीं होती मैं बाहर से टेक्नोलॉजी लाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होता, ये खुद करो ना, टेक्नोलॉजी का जो भी इस्तेमाल है खुद बनाओ, अपना इंडिजिनस बनाओ, लोकल सप्लाईज बनाओ। जैसे राइसोल अभी फ्री मिलता है, आप जब आप लोग इस्तेमाल करोगे, कल ग्रोवर को भी फायदा होगा, वो भी तो फिर 2-3 रुपये किलो भेजेगा। जैसे अभी रुद्रपुर में मैं एक कंपनी का कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पर मैंने उनको ये राइसोल का आइडिया दिया, ये था पहले 4 रुपये किलो भारी वगैरह में इस्तेमाल करते थे, आज के वो 15 रुपये 16 रुपये आप किलो बेचते, उनको पता लगा नहीं किसी और काम में दिया था। ये फायदा है ना ग्रोवर्स का भी फायदा, समझ गए आप? कोई और क्वेश्चन? मेरी